आप सुन रहे हैं केएस नॉवल स्टोरी पर रिटर्निंग फ्रॉम द इमॉर्टल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक, मनगढ़ंत या बनावटी कहानी है जो लेखक की कल्पना से लिखी गई है और असल जिंदगी की घटनाओं या लोगों पर आधारित नहीं है। इसमें अक्सर ऐसे पात्र, जगहें या घटनाएं होती हैं जो सच नहीं होती और ये लेस देन काल्पनिक, फिक्शनल, इमेजिनरी कहानियों की एक सामान्य विशेषता है। नॉवल अध्याय 221 निराशा, तीसरा अपडेट। मासिक टिकटों की तलाश। मुवानयन ले बाई के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह जानती थी कि उसके गुरु के पास कई बहुमूल्य खनिज थे जिनके बारे में उसने सुना था कि वे कई साल पहले एक प्राचीन कब्र से प्राप्त किए गए थे और उनके गुरु ने हमेशा उन्हें सहेज कर रखा था। वह बहुत जिज्ञासु थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि तांग शियू ने इतनी कम उम्र में उन बहुमूल्य खनिजों को क्यों खरीदा होगा? खाना परोसो। प्रोफेसर हु को इस बात की परवाह नहीं थी कि ले बाया या यस के उन कुछ टुकड़ों को बेचने के लिए तैयार है या नहीं। उनका लक्ष्य सीधा साधा था, तांग शियू की पहचान का पता लगाना और संयोगवश अपने पुराने दोस्त से मिलना। रेस्टोरेंट में बैठने के बाद ले बायाई ने सहज भाव से पूछा, आपका नाम तांग शियू है ना? विंटर फ्लोराइड और स्टारडस्ट बेहद कीमती हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इनका क्या करने वाले हैं? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, औजार बनाना। ले बायाई चौंक गया, फिर हंसते हुए बोला, क्या तुम मजाक कर रहे हो? विंटर फ्लोराइड ठीक है, यह अच्छी अनुकूलता वाला अयस्क है। इसे काटना और पिघलाना आसान है, लेकिन स्टारडस्ट हीरे जितना कठोर है। इससे औजार बनाना कोई मजाक नहीं है। तांग शियू ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। जबकि अन्य लोग शायद टूटे हुए तारापत्थर से औजार बनाने में असमर्थ हों, वह इसे आसानी से पिघला सकता था। उसकी हथियार बनाने की तकनीक आम लोगों की समझ से परे थी। प्रोफेसर हु की जिज्ञासा फिर से जाग उठी। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उन्होंने पूछा, तांग शियू, तुमने कहा था कि तुम औजार बनाना चाहते हो। क्या तुम मुझे बनाने की विधि बता सकते हो? और तुम क्या बनाना चाहते हो? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, ये तो बस छोटी मोटी चीजें हैं, इनका जिक्र करने लायक कुछ नहीं। अगर मैं तुम्हें बनाने की विधि भी समझा दूं तो भी तुम नहीं समझ पाओगे। प्रोफेसर हु और ले बायाई ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन सिर हिलाया। अभिमानी। उन्हें लगा कि तांग शियू अहंकारी है और उसकी बातें उन्हें बेहद बुरी लगीं। यहाँ तक कि मुवानयन को भी लगा कि तांग शियू कुछ ज्यादा ही अभिमानी है और वह उसके प्रति थोड़ी घृणा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। प्रोफेसर हु ने मुवानयन की ओर देखा और पूछा, मैंने सुना है कि आपने बीजिंग विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली है और शंघाई विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करने की योजना बना रही हैं। मुवानयन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने पहले कानून की पढ़ाई की थी, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। मुझे यात्रा करना और पुरातत्व पसंद है, इसलिए मैं अपने शिक्षक के साथ शंघाई विश्वविद्यालय में पुरातत्व के बारे में सीखने की योजना बना रही हूँ। पुरातत्व? तांग शियू ने अपनी भौहें उठाईं, उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उन्होंने अभी कॉलेज प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की थी और जिस विषय में उन्होंने आवेदन किया था वह पुरातत्व था। उन्होंने मुख्य रूप से इस विषय को इसलिए चुना क्योंकि वे ऐसी बहुमूल्य सामग्रियां खोजना चाहते थे जो उनकी पढ़ाई में सहायक हों। प्रोफेसर हु ने आह भरते हुए कहा, पुरातत्व एक गहन विषय है। चीन के 5000 वर्षों के इतिहास में दबी सभ्यता का अन्वेषण करना और ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज न होने वाले सभ्यतागत ज्ञान को उजागर करना हम यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक है। लाओ ले भूविज्ञान के प्रोफेसर और पुरातत्व संघ के उपाध्यक्ष हैं। उनसे आप निश्चित रूप से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुवानयन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, शिक्षक बहुत ज्ञानी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मुझे बहुत लाभ हुआ है। बैंग बैंग। निजी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और वेटर मुस्कुराते हुए अंदर आया और बोला, प्रिय अतिथियों, हमारे लोट्स पवेलियन में आज एक और विशिष्ट अतिथि आए हैं जिन्होंने पेंटिंग परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। परंपरा के अनुसार वे बाद में निजी कमरे में आकर टोस्ट देंगे। प्रोफेसर हु ने आश्चर्य से कहा, लोट्स पवेलियन पिछले कुछ दिनों से काफी चहल पहल भरा रहा है। महज 10 दिनों में 4-5 लोग अपनी चित्रकला प्रतिभा के दम पर यहाँ वीआईपी बन चुके हैं। और आज ये कौन है? जू जियांग। वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रोफेसर हु ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो यह वही घमंडी, अभिमानी लड़का है। मैं उससे मिलने की जहमत भी नहीं उठाता, लेकिन चूंकि यह आपके लोट्स पवेलियन का नियम है, इसलिए उसे आने दीजिए। ले बायाई ने आश्चर्य से पूछा, बूढ़े हूँ, आपका आकलन बहुत अच्छा नहीं है। उस बच्चे का बैकग्राउंड क्या है? प्रोफेसर हु ने सिर हिलाया और आह भरी। कैलीग्राफी और पेंटिंग में तो वह एक प्रतिभाशाली बच्चा है, लेकिन परिवार ने उसे बहुत लाड़ प्यार दिया है। इतनी कम उम्र में उसे विनम्रता नहीं आती और वह सबके साथ घमंडी और बदतमीज है। आपने 2 साल पहले शंघाई में हुई गोल्डन मैंडरिन डक्स आर्ट एग्जीबिशन के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? उस बच्चे ने उस एग्जीबिशन में खूब नाम कमाया और अनगिनत लोगों के बीच मशहूर हो गया। ले बायाई को अचानक एहसास हुआ और उसने कहा, तो यह वही था। वह वाकई में एक घमंडी छोटा लड़का है। हालांकि मुझे सुलेख और चित्रकला के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुवानयन ने कहा, मैंने उसके बारे में सुना है। वह एक बुरा आदमी है और उसने कई लड़कियों की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया है। प्रोफेसर हु ने आश्चर्य से पूछा, आपका इससे क्या मतलब है? मुवानयन ने कहा, शुरू में मुझे उनकी लिखावट और चित्रकारी बहुत पसंद आई और मैंने उनकी एक कलाकृति खरीदी भी थी। लेकिन एक दोस्त से मुझे अचानक पता चला कि उनकी बदनामी थी और उन्होंने शंघाई में एक लड़की की इज्जत लूटी और फिर उसे छोड़ दिया। वह लड़की उनकी माँ की माँ बनने वाली थी और उसने दर्जनों मंजिला इमारत से कूदकर जान दे दी, जिससे लड़की और उसके अजन्मे बच्चे दोनों की मौत हो गई। उनके परिवार के कुछ जान पहचान वाले थे, इसलिए उन्होंने बाद में इस मामले को दबा दिया। हालांकि ये पता लगाने के लिए कि क्या ये सच था, मैंने शंघाई में एक दोस्त से मदद मांगी और जांच से पता चला कि यह सच था। कमीने। ले बायाई के चेहरे के भाव बदल गए और उसने गुस्से में अपशब्द कहे। तांग शियू को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह चुपचाप खाना खा रहा था और सोच रहा था कि खाना खाने के तुरंत बाद शिनचेंग वापस चला जाए या एक रात जिनचेंग में रुककर अगली सुबह वापस आ जाए। उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना था। शराब बनाने की भट्टी स्थापित करनी थी। हालांकि उन्होंने स्कारफेस को शराब बनाने की विधि और प्रक्रिया सिखा दी थी, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि नवीनीकरण
के बाद डिस्टिलरी उस स्वादिष्ट चावल की शराब का उत्पादन कर पाएगी या नहीं, जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहा था। अब जैसे जैसे संसाधनों की आवश्यकता बढ़ती है, वैसे वैसे धन की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। यदि हम जल्दी से धन कमाने के तरीके नहीं खोजते हैं, तो हम निश्चित रूप से अपनी और गुइयन की साधना का खर्च वहन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उसे अगले कुछ दिनों में गुयान एयर की हालत जानने के लिए जिंगमिंग द्वीप भी जाना होगा। जितना ज्यादा समय लगेगा, उसकी चोटें उतनी ही गंभीर होती जाएंगी। उसने अपने जान पहचान वालों से टाइम क्रिस्टल और दानव पुनरुत्थान घास ढूंढने में मदद मांगी है। हालांकि पृथ्वी पर इन दोनों चीजों के मिलने की संभावना बेहद कम है, फिर भी वह जरा सी भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता। आप सभी को परेशान करने के लिए क्षमा करें, मैं बाई यू हूँ। लोट्स पवेलियन का महाप्रबंधक निजी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और व्यापारिक पोशाक पहने एक अधेड़ उम्र की महिला एक अभिमानी भाव वाले युवक को कमरे में ले आए। प्रोफेसर हु खड़े हो गए। हालांकि वे उस युवक को नापसंद करते थे, लेकिन तियानजिन में बाई परिवार की प्रतिष्ठा को देखते हुए वे बाई यू को मना नहीं कर सके। बाई यू लोट्स पवेलियन के प्रबंधक होने के साथ साथ नियमित ग्राहकों के बीच मालिक के रूप में भी जाने जाते थे। बधाई हो मैनेजर बाई, आपके रेस्टोरेंट को एक और विशिष्ट अतिथि मिल गया है। बाई यू मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद प्रोफेसर हु। आपने हमारे लोट्स पवेलियन में काफी समय से दर्शन नहीं किए हैं। क्या हमारी सेवा अपर्याप्त रही है और इससे आप नाखुश हैं? प्रोफेसर हु ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं हाल ही में बहुत व्यस्त रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा नहीं आ पाया। बाई यू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, प्रोफेसर हु और बाकी सभी, मैं आप सभी का परिचय करा दूं। ये है लोट्स पवेलियन में हमारे विशिष्ट अतिथि झू जियांग, और ये है प्रोफेसर हु, जो पहले तियानजिन विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर थे। झू जियांग ने जी कमरे में दाखिल हुआ। उसकी निगाहें बाकी सभी पर घूमी और अंत में मुवानियन पर टिक गईं। वह पूरी तरह से मुग्ध हो गया था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने बाई यू और प्रोफेसर हु की एक भी बात नहीं सुनी। तियानजिन के एक युवा मास्टर के रूप में और शंघाई विश्वविद्यालय में 4 साल तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने अनगिनत खूबसूरत महिलाओं को देखा था, लेकिन लगभग कोई भी मुवानियन की तुलना में नहीं थी। झू जियांग, बाई यू ने भौहें चढ़ाकर फिर से आवाज लगाई। इस बार झू जियांग को आखिरकार होश आ गया। उसने बाई यू की तरफ देखा, फिर तुरंत मुवानियन की तरफ कुछ कदम बढ़ाए और विनम्रता दिखाने की पूरी कोशिश की। उसने हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, नमस्कार, मैं झू जियांग हूँ। क्या मैं आपका उपनाम जान सकता हूँ महोदया? पलक झपकते ही प्रोफेसर हु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और यहाँ तक कि बाई यू भी शर्मिंदा दिखी और झू जियांग को गुस्से से घूरने लगी। मुवानियन उठी नहीं और न ही उसने झू जियांग की तरफ देखा। वह बस वहीं बैठी चुपचाप अपने भोजन का आनंद ले रही थी। तांग शियू भी नहीं उठा। उसे न तो झू जियांग में कोई दिलचस्पी थी, न ही इस लोट्स पवेलियन में। उसका यहाँ आने का उद्देश्य ले बाई से विंटर फायरफ्लाई स्टोन और स्टार शार्ड स्टोन खरीदना था, लेकिन दुर्भाग्य से उसका यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इसलिए उसने पहले ही तय कर लिया था कि पेट भर खाने पीने के बाद वह रात बिताने के लिए कोई होटल ढूंढेगा और अगले दिन सीधे स्टार सिटी लौट जाएगा। मुवानियन द्वारा उसे अनदेखा किए जाने पर झू जियांग थोड़ा नाराज हुआ। हालांकि वह गुस्से में था, उसने उदासीनता का नाटक करते हुए विनम्र मुस्कान के साथ कहा, मैडम, मैंने लोट्स पवेलियन में एक पेंटिंग के साथ वीआईपी सीट बुक की है। क्या आपको पेंटिंग के बारे में कुछ पता है? मैं पेंटिंग साथ लाया हूँ, क्या आप इसे देखना चाहेंगी? मुवानियन ने आखिरकार धीरे से अपना सिर उठाया। झू जियांग को ठंडी निगाहों से देखा और सिर हिलाते हुए कहा, जब तक ये किसी प्रसिद्ध लेखक की रचना न हो, मैं इसे नहीं देखूंगी। साथ ही मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ। बड़ों का सम्मान करना और छोटों की देखभाल करना चीनी राष्ट्र का एक पारंपरिक गुण है। अभी अभी इस रेस्तरां के प्रबंधक ने प्रोफेसर हु का परिचय कराया, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि क्या आप में जरा भी शिष्टाचार है? अगर नहीं, तो मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ आप शायद सुसंस्कृत हो जाएं। उसके सामने तांग शियू ने ऊपर देखा। उसे मुवानियन की बातें काफी रोचक लगी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए पूछा, कहाँ? मुवानियन ने तांग शियू की ओर एक नजर डाली और उदासीनता से कहा, किशोर सुधार गृह। तांग शियू ने मुवानियन को एक अजीब से भाव से देखा। मन ही मन वह खुश भी थी और चिढ़ भी रही थी। उसके अपमान सचमुच बहुत ही बुरे थे। श्रम के माध्यम से पुनर्शिक्षा कहना तो ठीक था, लेकिन ये जताना कि वह झू जियांग को नाबालिग लड़का समझती है। आप झू जियांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने तुरंत उसे दबा लिया। वह मुवानियन के शब्दों के अनकहे अर्थ को भली भांति जानता था। हालांकि मुवानियन बेहद खूबसूरत थी। ऐसी सुंदरता के सामने वह केवल अपनी घृणा को दबाकर उससे निपटने से पहले उसे अपने वश में करने का फैसला कर सकता था। झू जियांग ने गहरी सांस ली, प्रोफेसर हु की ओर मुड़ी और बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रोफेसर हु यहाँ मिलेंगे। आप कैसे हैं? मेरे दादाजी ने बताया था कि पिछली बार आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। कृपया अपना ख्याल रखें। प्रोफेसर हु का चेहरा और भी गंभीर हो गया। झू जियांग के शब्दों से ऐसा प्रतीत हुआ कि वह जानबूझकर अपनी सेहत को बहाना बना रहे थे। एक ठंडी सी आह भरकर वह चुपचाप अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए। अपने पुराने दोस्त के चेहरे के भाव देखकर ले बाई ने मन ही मन आह भरी और बाई यू की ओर मुड़कर कहा, मैनेजर बाई, है ना? क्या आप हमारे मेहमानों को बाहर तक छोड़ देंगे? अध्याय 222 कृतघ्नता, पहला अपडेट। कृपया सब्सक्राइब करें। बाई यू भी झू जियांग पर बहुत गुस्सा थी, लेकिन चूंकि वह मेहमान था, इसलिए वह अपना गुस्सा दिखा नहीं सकी। उसने केवल अपने गुस्से को दबाया, सिर हिलाया और झू जियांग से कहा, चूंकि इस निजी कमरे में मेहमान आपका स्वागत नहीं करते, तो आपको चले जाना चाहिए। झू जियांग ने भौहें चढ़ाकर व्यंग्य से कहा, मैनेजर बाई, आपका क्या मतलब है? मैं आपके लोट्स पवेलियन में एक वीआईपी हूँ, क्या आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? बाई यू को झू जियांग से इतनी कृतघ्नता की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हालांकि वह उससे बहुत नाराज थी, लेकिन उसने उस पर कोई गुस्सा नहीं निकाला। वह बस इतना चाहती थी कि वह पहले निजी कमरे से बाहर चला जाए ताकि वह उससे माफी मांग सके और फिर चली जाए, लेकिन उसने उसकी मदद करने के बजाय पलटकर उसे ही निशाना बनाया। क्रोधित होकर बाई यू ने झू जियांग को और बर्दाश्त न करने का निश्चय किया और गंभीर स्वर में कहा, श्री झू, दूसरे पक्ष ने आपको जाने का आदेश दे दिया है।
क्या आप अब भी यहाँ कृतज्ञतापूर्वक बैठे रहेंगे? क्या आपको तभी संतुष्टि मिलेगी जब वे आपको बाहर निकाल देंगे? इसके अलावा यद्यपि आप हमारे लोट्स पवेलियन के वीआईपी बन गए हैं, कृपया कुछ आत्मसम्मान रखें। यदि आप हमारे लोट्स पवेलियन में परेशानी पैदा करने वाले हैं तो कृपया चले जाएं और मैं आपका वीआईपी दर्जा रद्द कर दूंगा। जू जियांग गुस्से से आग बबूला हो गया। सबकी नज़र में खुद को निशाना बनाए जाने का एहसास उसके स्वाभिमान के लिए असहनीय था। उसका चेहरा लगातार बदल रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैनेजर बाय, आपको अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी होगी। मेरी यह पेंटिंग आपके लोट्स पवेलियन को दी जाने वाली है और आप मुझे बाहर निकालना चाहते हैं? क्या आप अपनी प्रतिष्ठा खराब करना चाहते हैं? इसके अलावा मैंने नीचे की सारी पेंटिंग्स देखी हैं और वे लगभग सभी बेकार हैं। मैंने अपनी पेंटिंग को कचरे के बगल में रखे जाने को पहले ही बर्दाश्त कर लिया है और फिर भी आप इसकी कदर नहीं करते। बाय यू गुस्से से हंसते हुए झू जियांग को घूरते हुए बोली, ठीक है, ठीक है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं अपनी बात पर कायम हूँ। आज से अगर तुमने दोबारा मेरे लोट्स पवेलियन में कदम रखने की हिम्मत की तो इसे हमारे खिलाफ उकसावा माना जाएगा। मैं देखना चाहती हूँ कि झू जियांग तुम क्या कर सकते हो और तुम्हारा झू परिवार क्या कर सकता है। इस मौके पर प्रोफेसर हु और मू वानयंग ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया। नीचे टंगी पेंटिंग्स में उनकी भी रचनाएं थीं जिन्हें झू जियांग कचरा बताकर आलोचना कर रही थी, जिससे वे बेहद नाराज हो गए। स्मैक। प्रोफेसर हु ने मेज पर हाथ पटका, खड़े हुए और भारी स्वर में बोले, अरे ये तो बकवास करने वाले बदमाश। तुमने कुछ खास हुनर नहीं सीखा, फिर भी तुम हद से ज्यादा घमंडी हो। अगर हमारी पेंटिंग कचरा है तो तुम्हारी क्या है? क्या वो उत्कृष्ट कृतियां हैं? क्या तुम्हें खुद को मूर्ख साबित करने का डर नहीं है? झू जियांग ने ताना मारते हुए कहा, प्रोफेसर हु, आप एक इतिहासकार होकर सुलेख और चित्रकला में मुझसे अपनी तुलना करने की हिम्मत कैसे करते हैं? मैं इतिहास और साहित्य में आपकी क्षमताओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन सुलेख और चित्रकला की बात हो तो शर्मिंदगी मत मनाइए। मैंने नीचे आपका चित्र देखा और वह सचमुच घटिया है। अगर आप असहमत हैं तो चलिए एक प्रतियोगिता करते हैं और इस लोट्स पवेलियन में मौजूद सभी मेहमानों को अपनी राय देने दीजिए। प्रोफेसर हु के होंठ गुस्से से कांप रहे थे और उनका उठा हुआ हाथ थोड़ा हिल रहा था। वह जानते थे कि झू जियांग घमंडी और दबंग है, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना घमंडी होगा। क्या उसे बड़ों का जरा भी सम्मान नहीं है? मू वानयंग खड़ी हो गई और ठंडे लहजे में झू जियांग को देखते हुए बोली, उनकी ताकत और कमजोरियों का फायदा उठाओ। मैं तुम्हारे इस रवैये से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। चूंकि तुम प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ यह जोखिम उठाती हूँ। झू जियांग चौंक गया, फिर उसने घमंड से कहा, तुम ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कम आंक रहा हूँ, लेकिन प्रोफेसर हु भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। तुम मुझसे बेहतर कैसे हो सकते हो? अचानक उसकी निगाहें चारों ओर दौड़ी। उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया और होठों पर एक धूर्त मुस्कान फैलते हुए उसने गला साफ किया और कहा, वैसे प्रोफेसर हु की जगह मेरे खिलाफ शर्त लगाना तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन शर्त तो होगी ही। मैं जानना चाहता हूँ तुम क्या शर्त लगाने वाले हो? मू वानयंग ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। झू जियांग की निगाहों में घृणा झलक रही थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, मेरे पास महान सुलेखक वांग ज़ेड की एक अनमोल सुलेख कृति है। अगर मैं हार जाती हूँ तो मैं उस कृति को आपके लिए नुकसान मानूंगी, लेकिन अगर मैं जीत जाती हूँ तो आप मुझे क्या दे सकते हैं? झू जियांग ने भौहें चढ़ाकर व्यंग्य से कहा, वांग ज़ेड की उत्कृष्ट कृतियां वास्तव में अनमोल खजाने हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह काफी है। अगर तुम हारते हो तो तुम्हें एक और शर्त माननी होगी। मैं जो भी शर्त रखूं तुम्हें उसे मानना ही होगा। अगर मैं हारता हूं तो मैं तुम्हें प्रसिद्ध तांग राजवंश के चित्रकार ली सिक्सुन द्वारा बनाई गई नदी और मंडप नामक एक पेंटिंग दूंगा, और मैं एक और शर्त भी मान लूंगा। ये मू वानयंग हिचकिचाई। उसे वांग ज़ेजी की अनमोल सुलेख और चित्रकारी की बहुत परवाह थी, लेकिन हारने से उसे कुछ दिनों का ही दुख होता। हालांकि उसे डर था कि झू जियांग ऐसी शर्तें रख देगा जिन्हें वह स्वीकार नहीं कर पाएगी। इसके अलावा वह झू जियांग की चित्रकारी की कला के बारे में भी जानती थी। भले ही उसका चरित्र संदिग्ध था, फिर भी उसकी चित्रकारी बहुत प्रभावशाली थी। वह उसके खिलाफ जीत की गारंटी नहीं दे सकती थी। ज्यादा से ज्यादा वह केवल ड्रॉ ही कर सकती थी। क्या करें? क्या हम यूं ही हार मान लेंगे? अगर आप हार मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप कायर हैं और यह स्वीकार करते हैं कि आप दूसरों जितने कुशल नहीं हैं। कम समय में मू वानयंग एक कठिन परिस्थिति में थी। तांग शियू, जो चुपचाप अपना खाना चख रहा था, आखिरकार उसने चॉपस्टिक नीचे रख दी, सिर हिलाया और आह भरी, मैंने बहुत से पाखंडी और बेशर्म लोगों को देखा है, लेकिन झू जियांग तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुमने जो शर्त रखी थी वह असल में उसके लिए एक जाल था, है ना? भले ही तुम अभी न कहो, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम बस उस शर्त का इस्तेमाल उसे अपने वश में करने और उसके साथ सोने के लिए करना चाहते हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? पलक झपकते ही उस निजी कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे के भावों में अचानक बदलाव आ गया। जब झू जियांग के विचार सबके सामने आए तो वह बेहद क्रोधित हो गया। तांग शियू के प्रति मन में दबी हुई नाराजगी के साथ उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अपनी बेशर्मी मुझ पर मत थोपो। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं उस पर कोई शर्त नहीं लगाऊंगा। एक सुंदर स्त्री को एक सज्जन व्यक्ति ही पाना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा वह उससे यह अनुमति मांगेगा कि वह उसे पाने की कोशिश करे और फिर उसका दिल जीतने के बाद उससे शादी कर लेगा। उससे शादी करने के लिए क्या ये किसी के साथ सोने का इरादा रखने के बराबर नहीं है? निजी कमरे में बैठे लोग एक दूसरे को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। मू वानयंग का चेहरा विशेष रूप से बेहद उदास था। तांग शियू ने हंसते हुए कहा, मैंने बेशर्म लोग तो देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा बेशर्म मैंने कभी नहीं देखा। चलो मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। अगर मैं हार गया तो तुम अपनी शर्तें रख सकते हो। अगर तुम हार गए तो मुझे तुम्हारी लिखावट और चित्रकारी नहीं चाहिए। तुम बस आज्ञाकारी होकर यहाँ से चले जाओ। झू जियांग की आंखें मानो आग से धधक रही थीं। उसने गुस्से से तांग शियू को घूरते हुए चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? दूसरों के मामलों में दखल क्यों दे रहे हो? तांग शियू ने मू वानयंग की ओर इशारा करते हुए शांत भाव से कहा, तुमने अभी अभी तो कहा ही है, एक सुंदर स्त्री को एक सज्जन पुरुष ही पसंद करता है। मुझे एक फूल की रक्षक समझो। क्या तुम मुझसे तुलना करने की हिम्मत भी नहीं करती? फिर भी उससे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करती हो? झू जियांग ने अपनी मुठियां कसकर भींच लीं।
अगर वह खुद को इतना संयमित न कर रहा होता तो वह सचमुच तांग शियू के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारना चाहता। मुवानयन के उदास चेहरे को देखकर उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, क्योंकि तुमने खुद ही यह मुसीबत मोल ली है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। लेकिन मुझे दांव लगाना पसंद नहीं है। मैं उस पेंटिंग रिवरसेल पवेलियन का इस्तेमाल तुम्हारे संग्रह पर शर्त लगाने के लिए करूंगा। मेरा संग्रह। तांग शियू ने अपनी आंखें घुमाईं, मुवानयन की ओर मुड़कर देखा और उदासीनता से कहा, क्या तुम मुझे वांग ज़ेड की सुलेख और चित्रकला की अपनी उत्कृष्ट कृति उधार देने की हिम्मत करती हो? मुवानयन ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, मैं इसे तुम्हें उधार दे दूंगी। तांग शियू ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या तुमने सुना? वांग ज़ेड की सुलेख और चित्रकला की वह उत्कृष्ट कृति ही काफी होनी चाहिए, है ना? झू जियांग गुस्से में हंसा, ताली बजाई और बोला, ठीक है, जब तुम जुआ खेलना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। बताओ, क्या तुम यहाँ जुआ खेलना चाहते हो या कहीं और? तांग शियू ने बाई यू की ओर देखा और शांत भाव से पूछा, मैनेजर बाई, सही कहा ना? आपके रेस्टोरेंट में कमल के फूल चित्रित करने की परंपरा है, तो आपने ब्रश, स्याही, कागज और स्याही के पत्थर तैयार रखे होंगे, है ना? जैसा उन्होंने अभी कहा वैसा ही क्यों नहीं करते? अपने रेस्टोरेंट से पेंटिंग के उपकरण उपलब्ध करवाएं और रेस्टोरेंट में आए सभी मेहमानों को निर्णायक बना दें। बाई यू ने तांग शियू को गौर से देखा, सिर हिलाया और कहा, मैं तुरंत आदेश दे दूंगी। प्रतियोगिता आधे घंटे में पहली मंजिल की लॉबी में शुरू होने वाली है। अच्छा। तांग शियू ने शांत भाव से उत्तर दिया। बाई यू ने झू जियांग की ओर देखा और अमित्र भाव से कहा, अब क्या तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना चाहिए? झू जियांग ने ठंडी सी सांस ली, तांग शियू को चुनौती भरी नजर से देखा और जाने के लिए मुड़ गई। निजी कमरे के अंदर प्रोफेसर हु का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया और उसकी जगह एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उन्होंने तांग शियू की ओर देखा, सिर हिलाया और आह भरी, युवक, तुम्हें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारा इरादा अच्छा था, लेकिन लाइव पेंटिंग की नकल नहीं की जा सकती। भले ही वांग ज़ेड की उत्कृष्ट कृतियां अमूल्य न हो, फिर भी वे बेहद मूल्यवान हैं और कला जगत में हर कोई उनका सपना देखता है। इस क्षण ले बाई का तांग शियू के प्रति तिरस्कार और भी तीव्र हो गया। उसका मानना था कि तांग शियू मुवानयन के कारण ही झू जियांग से ईर्ष्या करता था। वह तो यहाँ तक सोचता था कि तांग शियू मूर्ख था, ये जानते हुए भी कि झू जियांग एक कुशल चित्रकार थी, फिर भी उसने स्वेच्छा से खुद को अपमानित होने के लिए पेश किया। सबसे अधिक क्रोधित करने वाली बात यह थी कि तांग शियू ने मुवानयन के सुलेख और चित्रों के बहुमूल्य संग्रह को भी खो दिया था। मुवानयन भी थोड़ी दुखी थी। हालांकि तांग शियू उसकी मदद कर रही थी, फिर भी उसे सुलेख और चित्रकारी खोनी पड़ी, जिससे उसका दिल टूट गया। दरअसल वह सुलेख और चित्रकारी उसके दादाजी का दिया हुआ उपहार था। उन्होंने इसे ढूंढने में बहुत मेहनत की थी और ऊंची कीमत देकर खरीदा था। तांग शियू, क्या तुम सच में चित्र बना सकते हो? मुवानयन एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर भी पूछे बिना नहीं रह सकी। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, मुझे थोड़ा बहुत पता है। तुम्हें थोड़ा बहुत पता है? मुवानयन को और भी ज्यादा निराशा हुई। प्रोफेसर हु ने तांग शियू से अपनी दृष्टि हटाई और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अगर यांग किंग यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। उन्हें सुलेख और चित्रकला की नई पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा के रूप में जाना जाता है। उनकी चित्रकला कौशल पहले से ही बहुत उच्च कोटि की है, यहाँ तक कि चित्रकला के उस्तादों की पुरानी पीढ़ी में भी उनसे बेहतर बहुत कम लोग हैं। ये सुनकर ले बाई ने सिर हिलाया और कहा, मैंने भी यांग किंग के बारे में सुना है। वह वाकई एक बहुत प्रतिभाशाली युवा चित्रकार है। उसने 5 साल की उम्र में चित्रकारी सीखना शुरू किया, 10 साल की उम्र तक कुछ उत्कृष्ट कृतियां बनाई और 16 से 26 साल की उम्र के बीच 10 वर्षों में 100 से अधिक पुरस्कार जीते। प्रोफेसर हु ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। अगर वह पेंटिंग अचानक प्रकट न हुई होती तो मुझे लगता कि उनकी 100 पक्षी फीनिक्स को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पेंटिंग अगली एशियाई सुलेख और चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीत लेती। ले बाई ने आश्चर्य से कहा, एक पेंटिंग जो अचानक प्रकट हुई? कौन सी पेंटिंग? प्रोफेसर हु ने हैरानी जताते हुए कहा, सटीक रूप से कहें तो यह एक वास्तुशिल्पीय डिजाइन रेखाचित्र था। किसी के अपने हाथों से बनाया गया एक विशाल और शानदार डिजाइन रेखाचित्र। अध्याय 223 प्रतियोगिता, दूसरा अपडेट। कृपया सब्सक्राइब करें। ले बाई ने आश्चर्य व्यक्त किया और मुवानयन ने भी जिज्ञासा दिखाई। इसके विपरीत प्रोफेसर हु की बातें सुनकर तांग शियू के चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया। वास्तु डिजाइन रेखाचित्र? क्या ये वह तस्वीर हो सकती है जो मैंने खुद बनाई थी? ले बाई ने पूछा। ओल्ड हु, जरा और स्पष्ट बताइए। एक वास्तुशिल्पीय डिजाइन ड्राइंग एशियाई सुलेख और चित्रकला प्रतियोगिता में पुरस्कार कैसे जीत सकती है? प्रोफेसर हु ने गंभीरता से कहा, क्यों नहीं? आपने वह पेंटिंग देखी ही नहीं है। अगर आप उसे अपनी आंखों से देखेंगे तो आप बिल्कुल चकित रह जाएंगे। सुलेख और चित्रकला जगत में मेरे कई प्रसिद्ध मित्र हैं और वे भी इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं और इसे अपने से कमतर समझते हैं। उस वास्तुशिल्प डिजाइन के कलाकार के पास उत्कृष्ट चित्रकला कौशल है जो अत्यंत उत्कृष्ट है। उन्होंने जिस इमारत का चित्रण किया है वह तो और भी अद्भुत है, मानो उन्होंने किसी स्वर्गिक महल के भव्य वातावरण को चित्रित कर दिया हो। अचानक प्रोफेसर हु की आंखें चमक उठीं। उन्होंने झटपट अपना फोन निकाला, एक ईमेल खोला, एक तस्वीर निकाली और ले बाई को देते हुए कहा, मुझे अभी याद आया, मुझे लगा था कि मेरे पुराने दोस्त ने मुझे यह आर्किटेक्चरल डिजाइन ड्राइंग भेजी थी। अफसोस की बात है कि यह सिर्फ एक तस्वीर है, मैंने मूल पेंटिंग नहीं देखी है। ले बाई ने फोन उठाया, कुछ पल उसे देखा और उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। हालांकि उसे सुलेख और चित्रकला का ज्यादा ज्ञान नहीं था, फिर भी वह समझ गया कि यह वास्तुशिल्पीय डिजाइन असाधारण था। ब्रश की शक्ति, कुशलता, रेखाओं की प्रवाहमय सुंदरता, ये लगभग किसी स्वप्निल स्वर्ग का चित्रण था। उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात अन्य तत्व नहीं बल्कि स्वयं वास्तुकला की रचना थी। चित्रित इमारत अविश्वसनीय रूप से भव्य और विस्मयकारी थी। इसकी अनूठी शैली ने लेखक के कल्पनाशील और रचनात्मक विचारों को बखूबी प्रदर्शित किया। उन्होंने साहसपूर्वक कहा कि यदि कोई इन वास्तुशिल्प डिजाइनों के अनुसार इतना बड़ा परिसर बनाए तो यह निस्संदेह देश का सबसे प्रसिद्ध स्थल बन जाएगा। वास्तव में यह न केवल पूरे चीन में बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध होगा।
मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैंने अपने जीवन में कई पेंटिंग और कैलीग्राफी देखी हैं, जिनमें कई प्रसिद्ध कलाकारों की रचनाएं भी शामिल हैं। लेकिन इस पेंटिंग की तुलना में कुछ भी नहीं है। मुवानयन ने अभी तक तस्वीर नहीं देखी थी, लेकिन शिक्षिका के हैरान चेहरे को देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह धीरे से उठी और ले बायाई के पास गई। जब उसकी नज़र फोन की स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर पर पड़ी तो उसकी झुकी हुई कमर थोड़ी कांप उठी। ये है, मुवानयन दंग रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि दुनिया में कोई ऐसी उत्कृष्ट कृति बना सकता है। उसने किंगमिंग उत्सव के दौरान नदी के किनारे के कुछ अंश देखे थे और उसे पूरा यकीन था कि किंगमिंग उत्सव के दौरान नदी के किनारे का पूरा संस्करण भी इस चित्र के सामने फीका पड़ जाएगा। ये चित्रकारी, इस चित्र में दिखाई देने वाली इमारतें तो केवल स्वर्ग में ही मौजूद हो सकती हैं। इन्हें धरती पर कैसे देखा जा सकता है? ले बायाई ने मुवानयन को फोन थमा दिया। उनके बूढ़े चेहरे पर अभी भी सदमे के भाव स्पष्ट थे। उन्होंने कहा, जिसने ये चित्र बनाया है उसे सचमुच चित्रकला का देवता कहा जा सकता है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि अगर इस चित्र में बनी इमारतें सचमुच में बन जाएं तो क्या सनसनी मचेगी। प्रोफेसर हू ने पूरी तरह से सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल। अगर इस पेंटिंग में दिखाए गए भवन वास्तव में बने होते तो मैं निश्चित रूप से वहां के आवासीय क्षेत्र में एक घर खरीदता। ले बायाई ने दृढ़ता से कहा, मैं भी जा रही हूँ। मुवानयन फोन हाथ में लिए अपनी सीट पर लौट आए। उसकी आंखों में हैरानी भरी थी। उसने प्रोफेसर हू और ले बायाई की बातचीत सुनी तक नहीं थी। उसके भावुक लाल होंठ हल्के से खुले और उसने धीरे से कहा, अगर इस चित्र का कलाकार किसी को शिष्य बनाना चाहे तो मैं सबसे पहले उससे मिलने जाऊंगी। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन प्रोफेसर हू, ले बायाई और यहाँ तक कि तांग शियू भी उसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। प्रोफेसर हू और ले बायाई ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उनमें भी यह सहज प्रवृत्ति थी। तांग शियू ने मुवानयन की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे देखने दो। मुवानयन अपनी तंद्रा से बाहर निकली और एक जटिल भाव के साथ अपना फोन तांग शियू को थमा दिया। उसकी आंखें कुछ धुंधली थीं और यह स्पष्ट नहीं था कि वह क्या सोच रही थी। तांग शियू ने फोन उठाया, तस्वीरें देखीं और उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रोफेसर हू, ले बायाई और मुवानयन द्वारा इतनी प्रशंसा किए गए वास्तुशिल्प डिजाइन के चित्र वास्तव में उसी ने बनाए थे। तब उन्होंने हाथ बढ़ाकर फोन प्रोफेसर हू को वापस सौंप दिया। प्रोफेसर हू और ले बायाई ने तांग शियू का व्यवहार देखकर मन ही मन तिरस्कार महसूस किया, क्योंकि उन्हें लगा कि तांग शियू को प्रशंसा का कोई बोध नहीं है। इसलिए वे आगामी प्रतियोगिता को लेकर और भी चिंतित हो गए। जल्द ही लोट्स पवेलियन का एक वेटर निजी कमरे में आया और सभी को नीचे कला प्रदर्शनी हॉल में आने का न्योता दिया। जब वे चारों पहली मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हॉल के बीच में 2 मेजों के आसपास दर्जनों मेहमान पहले से ही जमा थे। उनकी बातचीत की आवाज उनके कानों तक पहुंच रही थी। कितना सौभाग्यशाली, आज मुझे 2 प्रतिभाशाली युवाओं को अपनी कला का प्रदर्शन करते देखने का अवसर मिला। पेंटिंग की बात करें तो मैंने भी कुछ समय तक इसका अध्ययन किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझमें प्रतिभा नहीं थी, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। सौभाग्य से आज मैं ओल्ड वान के साथ लोट्स पवेलियन में आकर प्रतियोगिता का एक शानदार प्रदर्शन देख सका। मैंने झू जियांग के बारे में सुना है। वह एक बहुत प्रसिद्ध युवा चित्रकार हैं और उनमें उच्च स्तर की कुशलता है, लेकिन मैंने तांग शियू के बारे में कभी नहीं सुना। वह तो कोई अज्ञातहीन कलाकार होंगे। झू जियांग बहुत ही अहंकारी है। जब वह निजी कमरे में टोस्ट देने गया तो उसने बिना किसी विनम्रता के केवल औपचारिकतावश ही ऐसा किया। भले ही उसके पास चित्रकारी का अच्छा कौशल हो, मुझे डर है कि उसकी चित्रकारी में कोई खास भाव नहीं होगा। मुझे उस नौजवान के बारे में जानने की उत्सुकता है जो उससे प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। तियानजिन शहर इतना बड़ा नहीं है। झू जियांग जैसा एक शख्स होना ही काफी है। क्या उससे ज्यादा ताकतवर कोई और है? खैर, मुझे लगता है कि झू जियांग आज रात जरूर जीतेगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखते हैं आगे क्या होता है। तांग शियू इन चर्चाओं को सुन रहा था और मन ही मन कड़वी मुस्कान लिए। तियानजिन में न ही कला जगत में उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि सभी को झू जियांग पर इतना भरोसा था। लेकिन जिस नौकरी के लिए आप योग्य नहीं हैं, उसे स्वीकार न करें। उन्हें अपनी चित्रकला कौशल पर पूरा भरोसा है। वे किसी भी प्रतिद्वंद्वी से नहीं डरते, न केवल झू जियांग से, बल्कि चीन के उस्ताद स्तर के चित्रकारों से भी। कृपया रास्ता दें। तांग शियू और बाकी लोगों को नीचे आते देख बाईयू ने तुरंत सबको पीछे हटने का आदेश दिया और बीच में एक बड़ा सा क्षेत्र खाली कर दिया। वह तांग शियू के पास गई और पूछा, क्या तुम्हें भरोसा है? तांग शियू ने बाईयू के विचारों को भांप लिया और सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो। बाईयू ने सिर हिलाकर कहा, अगर आपको भरोसा है तो अपना पूरा जोर लगा दीजिए। मैं आपके प्रदर्शन का इंतजार कर रही हूँ। तांग शियू ने कहा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बस इतना ही। वह बीच में आया, झू जियांग की ओर उदासीनता से देखा और बोला, अपनी ताकत दिखाओ। अगर हार जाओ तो यह मत कहना कि मैंने तुम्हें धमकाया था। झू जियांग ने ताना मारते हुए कहा, तुम हम्फ भट्टी में वापस जाओ और कुछ और दशकों तक प्रशिक्षण लो। शायद तब तुम ये कहने के योग्य हो जाओगे। देखते हैं तुम में क्या दम है। तांग शियू ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बाईयू की ओर देखते हुए शांत भाव से पूछा, प्रतियोगिता के नियम और शर्तें क्या हैं? बाईयू ने भीड़ में से 10 पुरुषों और महिलाओं को बाहर निकाला। उनमें से केवल 2 ही युवा थे, बाकी सभी मध्यम आयु वर्ग या बुजुर्ग थे। बाईयू ने उन 10 लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये 10 लोग हमारे विशिष्ट अतिथि हैं और इन सभी की कलाकृतियां इस हॉल में मौजूद हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे निर्णायक के रूप में पूरी तरह निष्पक्ष और तटस्थ रहेंगे। इसके अलावा उनके निर्णय के बाद अन्य अतिथि भी मतदान करेंगे। प्रतियोगिता के नियम बहुत सरल हैं। आपको कमल के फूलों से संबंधित एक भूदृश्य चित्र बनाने के लिए आधा घंटा मिलेगा। ब्रश, रंग और कागज सब तैयार हैं। अच्छा, तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा। झू जियांग ने भावहीन होकर कहा, मुझे भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। बाईयू ने सिर हिलाया, समय देखा और कहा, अभी रात के 8:28 बज रहे हैं और समाप्ति का समय रात के 8:58 है। मैं घोषणा करता हूं कि यह अब शुरू होगा। झू जियांग ने तांग शियू को व्यंग्य भरी नजर से देखा, फिर जल्दी से मेज पर रखा। ब्रश उठा लिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने ब्रश को रंग में डुबोया और धीरे धीरे सपाट जुबान कागज पर चित्र बनाना शुरू कर दिया।
तांग शियू अलग है। जैसे ही बाई यू ने शुरुआत की घोषणा की, उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और उस चित्र की कल्पना करने लगा जिसे वह बनाने वाला था। कुछ ही सेकंड बाद उसने झटपट ब्रश उठाया, विभिन्न रंगों को पहचाना और पेंटिंग शुरू कर दी। उसकी पेंटिंग की गति झू जियांग से भिन्न थी। जल्द ही उसका ब्रश तेजी से और सहजता से चलने लगा और सफेद चावल के कागज पर आकृतियां बनने लगीं। हमने खो दिया। तांग शियू की चित्रकारी की गति देखकर मुवानयन के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। वह चित्रकला के सार को भलीभांति जानती थी। जब तक कोई उस्ताद न हो, इतनी तीव्र और प्रवाहमयी रेखाओं से चित्रकारी करने का साहस करने वाला कोई भी व्यक्ति वास्तव में एक उत्कृष्ट चित्र नहीं बना सकता था। चित्रकला की दुनिया में एक कहावत है, सावधानीपूर्वक की गई कारीगरी से धीरे धीरे और लगातार परिणाम मिलते हैं। दैवीय प्रेरणा के बिना भी रूप तो मौजूद रहता ही है। मुवानयन ने तांग शियू के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए वह कला जगत में अनजान ही होगा। भले ही उस अनजान युवक में चित्रकला का कुछ हुनर हो, फिर भी वह शायद झू जियांग की बराबरी नहीं कर सकता। प्रोफेसर हु ने चुपके से अपना सिर हिलाया। दूर से तांग शियू को देखते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मुवानयन, तुम्हें शुरू में ही उससे सहमत नहीं होना चाहिए था। उसके हावभाव को देखकर लगता है कि वह तुम्हारी वांग जीझी सुलेख और चित्रकला को खो देगा। मुवानयन को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने इसे सहन किया और धीरे से कहा, हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाद में और भी भौतिक संपत्ति हासिल कर लेंगे। प्रोफेसर हु ने आह भरते हुए कहा, आप काफी खुले विचारों वाले हैं। हालांकि मुझे लगता है कि तांग शियू की पहचान इतनी सरल नहीं है। अगर वह आपकी सुलेख कला और चित्रकला खो देता है, तो वह शायद इसकी भरपाई के लिए दूसरे तरीके ढूंढ लेगा। मुवानयन ने आश्चर्य से पूछा, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? प्रोफेसर हु ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता। लेकिन क्या आपने कभी किसी साधारण छात्र को देखा है जिसने अभी अभी कॉलेज प्रवेश परीक्षा पास की हो और कुछ पत्थर खरीदने के लिए 20 मिलियन निकाल ले? और वह तो लाओले से अयस्क भी खरीदना चाहता है, जिसका मतलब है कि उसके पास अब 20 मिलियन से अधिक की धनराशि है। मुवानयन ने आश्चर्य से पूछा, विंटर फ्लोराइड के 2 टुकड़े और स्टारडस्ट का 1 टुकड़ा जो उसने आपसे खरीदा था, उसकी कीमत इतनी अधिक थी? प्रोफेसर हु ने सिर हिलाते हुए कहा, बूढ़े ले को उन दोनों अयस्कों की कीमतों का अच्छा ज्ञान है। मैंने जो कीमत बताई वह मेरी सामर्थ्य से सबसे कम थी, और वह लड़का तो बिल्कुल सीधा साधा था। उसने तो पैसे भेजने से पहले मोलभाव भी नहीं किया। जो बैग उसने अभी वेटर को संभाल कर रखने को दिया है और वह पीले कपड़े का बंडल, ये सब वही चीजें हैं जो उसने खरीदी हैं। सच कहूं तो मैं उसके बारे में या उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं। अध्याय 224 निवारण, तीसरा अपडेट। कृपया सब्सक्राइब करें। ले बाई ने शांत भाव से कहा, वह तो बस दिखावा कर रहा है। भले ही उसे कुछ अनुभव हो, लेकिन पेंटिंग में वह शायद औसत दर्जे का ही है। वह बस युवा और जल्दबाज है, ईर्ष्या के कारण दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। हारने पर उसे शर्मिंदगी का एहसास होगा। प्रोफेसर हु हंसे और बोले, क्या आपको सच में लगता है कि उसमें जरा भी क्षमता नहीं है? ले बाई ने व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे लगता है कि वह एक अच्छा उम्मीदवार है। उसे मेरी स्वीकृति के योग्य क्या बनाता है? अगर वह सचमुच झू जियांग को हरा देता है, तो मैं उसे विंटर फ्लोराइड और शैटेड स्टारस्टोन बेचने के लिए तैयार हो जाऊंगा। नहीं, मैं उसे ये मुफ्त में दे दूंगा। प्रोफेसर हु ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बूढ़े ले, जल्दबाजी में कोई काम मत करो। ले बाई ने व्यंग्य करते हुए कहा, बूढ़े हूँ, आप मेरी शख्सियत जानते हैं। मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। अगर वह सचमुच झू जियांग को हरा देता है, तो मैं तुरंत शंघाई लौटकर उन दोनों प्रकार के अयस्कों को वापस लाऊंगा और उसे सौंप दूंगा। बाई यू और सुलेख और चित्रकला के विशेषज्ञ 10 न्यायाधीशों ने तांग शियू को इतनी तेजी से चित्रकारी करते देख अपना सिर हिलाया, यह मानते हुए कि तांग शियू केवल दिखावा कर रही थी और वास्तव में उसमें कोई वास्तविक प्रतिभा नहीं थी। उनके मन में जीत का पलड़ा पहले ही झू जियांग के पक्ष में झुक चुका था। उनमें बाई यू भी शामिल थे, जो झू जियांग को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और कई अन्य उस्ताद चित्रकार भी थे। 15 मिनट बाद तांग शियू ने अपना ब्रश एक तरफ रख दिया। अभी अभी बनाई गई भूदृश्य पेंटिंग पर धीरे से फूंक मारी और फिर सफेद कागज का एक टुकड़ा निकालकर उसे स्क्रॉल पर सपाट रख दिया। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तांग शियू ने चारों ओर देखा और अंततः उसकी निगाह बाई यू के चेहरे पर टिक गई। बाई यू ने सिर हिलाकर कहा, अभी समय नहीं आया है, चलो झू जियांग का इंतजार करते हैं। अच्छा। तांग शियू सहमत हो गया और चुपचाप मेज के सामने खड़ा होकर इंतजार करने लगा। लगभग 30 मिनट बाद झू जियांग ने आखिरकार वह लैंडस्केप पेंटिंग पूरी कर ली जिसे वह बनाना चाहता था। माथे से पसीना पोंछते हुए उसके सुंदर चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई और उसने जोर से कहा, मैंने इसे भी पूरा कर लिया है और यह पेंटिंग निश्चित रूप से मेरी सबसे संतोषजनक रचना है। बाई यू ने सिर हिलाया और पूछा, आप में से कौन सबसे पहले सुलेख और चित्रकला सबको दिखाना चाहेगा? झू जियांग ने घमंड से कहा, पहले मैं तुम्हें अपनी सुलेख कला और चित्रकला दिखा दूं। इन्हें देखने के बाद मैं तुम्हें यह एहसास दिलाऊंगा कि सुलेख कला और चित्रकला देखना खाने जैसा है। अगर तुम कुछ अच्छा खाओ और फिर कुछ बुरा, तो उसका स्वाद बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। बाई यू ने पूछा, श्रीमान तांग, आपकी क्या राय है? अनौपचारिक, तांग शियू ने शांत भाव से कहा। बाई यू ने सिर हिलाया और 10 जजों को केंद्र में ले गए, जहां वे उस मेज के चारों ओर जमा हो गए जहां झू जियांग पेंटिंग कर रहे थे और झू जियांग द्वारा अभी अभी पूरी की गई पेंटिंग की जांच करने लगे। उत्कृष्ट कौशल, स्पष्ट रेखाएं और विशिष्ट बनावट, हरे भरे पहाड़ और निर्मल जल, झरते जलप्रपात और शाखाओं पर बैठे पक्षी। सबसे मनमोहक दृश्य पहाड़ की तलहटी में स्थित तालाब में खिले खूबसूरत कमल हैं। चित्र को देखकर कोई भी इस परिदृश्य में मौजूद सुंदर दृश्य की कल्पना आसानी से कर सकता है। अद्भुत रंगों का संयोजन देखिए, कितना कोमल और गर्मजोशी भरा है, साथ ही असाधारण रूप से जीवंत रंग भी। शाखाओं पर बैठे पक्षी अपनी चोंचें खोले मानो लोकगीत गा रहे हों। मैंने कई चित्र देखे हैं, लेकिन इससे बेहतर चित्र बहुत कम हैं। अगर मुझे इसे अंक देने हों, तो मैं इसे कम से कम 80 अंक दूंगा। अलौकिक सुंदरता का एहसास, ये पेंटिंग वास्तव में मुझे अलौकिक सुंदरता का एहसास कराती है। यह वाकई बहुत बढ़िया है। मैं इसे 81 अंक देता हूँ। 80 अंक। जैसे ही जजों ने अपने मूल्यांकन दिए, बाई यू की आंखों में एक जटिल भाव प्रकट हुआ। हालांकि झू जियांग का चरित्र और व्यक्तित्व भयानक था, लेकिन उसकी चित्रकला प्रतिभा वास्तव में उल्लेखनीय थी।
उसके लोट्स पवेलियन में कई चित्र और सुलेख कृतियां थीं, लेकिन इस चित्र से बेहतर कोई नहीं था, निश्चित रूप से 10 से अधिक नहीं थीं। इस पल वह अनजाने में तांग शियू के लिए चिंतित होने से खुद को रोक नहीं पाए। बाई यू ने मन ही मन आह भरी और झू जियांग की ओर देखते हुए कहा, अपनी पेंटिंग ले जाओ और सबको दिखाओ। सबके देखने और तांग शियू के शब्दों को पढ़ने के बाद हम विजेता का निर्धारण करेंगे। अच्छा। झू जियांग ने अपनी पेंटिंग उठाई और भीड़ के सामने धीरे धीरे चलने लगा। कुछ मिनटों बाद वह मेज पर लौटा, अपनी लैंडस्केप पेंटिंग उस पर रखी और तांग शियू को व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ देखते हुए बोला, बदसूरत बहू को भी अपने ससुराल वालों से मिलना पड़ता है। मैंने अपनी पेंटिंग सबको दिखा दी है, अब तुम्हारी बारी है। बेशक, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है तो मैं तुम्हारी थोड़ी इज्जत बचा सकता हूँ। तुम अभी हार मान लो, हमें तुम्हारी पेंटिंग देखने की जरूरत नहीं है। तांग शियू ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। झू जियांग, है ना? क्या तुम्हें एक साधारण सिद्धांत भी समझ नहीं आता? झू जियांग ने भौहें उठाकर व्यंग्य से कहा, इसमें क्या तर्क है? तांग शियू ने कहा, जितनी ऊंचाई पर खड़े रहोगे उतनी ही जोर से गिरोगे। अभी तो खुश हो रहे हो, लेकिन अगर बाद में हार गए तो शर्मिंदगी और भी ज्यादा होगी। झू जियांग ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? सपने देखते रहो, बहुत हो गई बातें, सबको अपनी सुलेख कला और चित्रकारी दिखाओ। तांग शियू ने एक कदम पीछे हटकर बाई यू को कृपया का इशारा किया। बाई यू तांग शियू के सामने रखी मेज के पास पहुंची और धीरे से उस सफेद कागज को हटाया जिस पर परिदृश्य चित्र ढका हुआ था। चित्र पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और कलाई थोड़ी कांप उठी। अचानक उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में अविश्वास की चमक दिखाई दी। ये चित्रकारी। अब बाई यू के सदमे को कोई नहीं समझ पा रहा था। उसकी निगाहें मेज पर रखी परिदृश्य चित्रकला पर टिकी हुई थीं और उसका दिल सामान्य से अधिक तेजी से धड़क रहा था। जब 10 जजों ने बाई यू का रूप देखा तो वे सभी अचंभित रह गए। जब वे मेज के पास आए और उस पर की गई सुलेख और चित्रकारी देखी तो उन्होंने भी तुरंत बाई यू जैसी ही भाव भंगिमाएं प्रकट कर दी। संपूर्ण शांति, पूरा दृश्य एकदम शांत था। अगर एक पिन भी गिरती तो शायद सबकी आवाज सुनाई देती। हालांकि 10 जज और बाई यू सभी कांप रहे थे, उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। क्या हुआ? अंत में प्रतीक्षा कर रही भीड़ में से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जोर से पूछा। पलक झपकते ही 10 न्यायाधीशों और बाई यू कांपना तेज हो गया, लेकिन वे भी अपनी स्तब्धता से बाहर आ गए। 11 एक साथ मुड़े और बोलने वाले व्यक्ति को गुस्से से घूरने लगे। अधेड़ उम्र का वह आदमी उलझन में दिख रहा था और अपने सिर के पीछे खुजली कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने 10 न्यायाधीशों और बाई यू को कैसे नाराज कर दिया था और वे सब उसे इतनी नाराजगी से क्यों देख रहे थे। बाई यू ने गहरी सांस ली और जटिल भावों के साथ तांग शियू की ओर देखते हुए कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में ऐसा लैंडस्केप चित्र देखूंगी। मैं कहना चाहती हूँ, ये सदमा नहीं बल्कि भय है। तांग शियू, आपने मुझे डरा दिया है। 10 जजों में से एक ने कड़वे भाव से कहा, मैं भी हैरान था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस दुनिया में कोई इस तरह का परिदृश्य चित्रित कर सकता है। बाई यू और 10 जजों को देखकर झू जियांग थोड़ा हैरान रह गया। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि तांग शियू की पेंटिंग अच्छी है या बुरी। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने जोर से कहा, मैनेजर बाई और 10 जजों, क्या उस लड़के की पेंटिंग एकदम घटिया नहीं है? अगर ऐसा है तो सबको जोर से बता दीजिए और उसे पूरी तरह से बेवकूफ बना दीजिए। चुप रहो, जजों में से एक ने गुस्से से चिल्लाया। कुआं झू जियांग जम गया, उसके दिल में एक बुरी आशंका पैदा हो गई। बाई यू ने तांग शियू को ध्यान से देखा और पूछा, श्रीमान तांग, क्या मैं आपकी यह पेंटिंग सबको दिखा सकता हूँ? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। बाई यू ने सिर हिलाया, तांग शियू द्वारा बनाई गई भूदृश्य पेंटिंग को ध्यान से उठाया और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चलने लगी। वह बहुत धीमी गति से चल रही थी, लगभग हर 2 कदम के बाद आधे मिनट के लिए रुकती थी। एक चक्कर पूरा करने में उसे पूरे 7 या 8 मिनट लग गए। सब लोग तांग शियू की भूदृश्य चित्रकला देखने के बाद वे सभी एकदम शांत हो गए और यहाँ तक कि जिस तरह से वे झू जियांग को देख रहे थे वह भी अवर्णनीय रूप से जटिल था। शामिल करना प्रोफेसर हु, ले बाई और मो वानियन, जो राजधानी की सबसे खूबसूरत महिला हैं। अंत में बाई यू ने सावधानीपूर्वक परिदृश्य चित्र को तांग शियू के सामने मेज पर रख दिया। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने पूछा, श्रीमान तांग, क्या आप ये चित्र बेचना चाहेंगे? अपनी कीमत बताइए, मैं मोलभाव नहीं करूंगी, बशर्ते मैं इसे वहन कर सकूं। तांग शियू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और मो वानियन की ओर देखते हुए कहा, चूंकि उसने मुझ पर भरोसा किया और अपनी असली वांग जीजी पेंटिंग पर शर्त लगाने के लिए तैयार हो गई, इसलिए मैंने प्रतियोगिता के बाद उसे ये पेंटिंग देने का फैसला किया है। दरअसल मेरे लिए इस तरह की पेंटिंग बनाना बहुत आसान है। अगर मैं चाहूं तो ऐसी सैकड़ों या हजारों पेंटिंग बना सकता हूं, लेकिन मैं आलसी और सुस्त हूं, इसलिए मेरी पेंटिंग बहुत कम बनेंगी, अभी भी कम है और भविष्य में और भी कम हो जाएंगी। मो वानियन ने अवाक होकर पूछा, आप मुझे ये सुलेख और चित्रकारी देने जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही कीमती है। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, शब्दों से खेलना और अपनी परिष्कृत रुचियों का प्रदर्शन करना साहित्यकारों के बारे में मेरी यही राय है। इसलिए चित्रकला जीवन में केवल एक मसाला है, जीवन का मुख्य भोजन नहीं। इसे पसंद करना ठीक है, लेकिन इसके प्रति आसक्त मत होइए, अन्यथा आपका शेष जीवन बहुत उबाऊ हो जाएगा। इसे स्वीकार कीजिए। तांग शियू के लिए जो मैंने दे दिया है उसे वापस लेने का कोई कारण नहीं है। मो वानियन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तांग शियू के शब्दों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद। झू जियांग एक तरफ खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि तांग शियू किस तरह का लैंडस्केप चित्र बना रही है, लेकिन अब उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक गहरी सांस लेकर उसने देखा कि तांग शियू और मो वानियन अपनी बातचीत में मग्न हैं और उसे पूरी तरह से अनदेखा कर रहे हैं। ये देखकर वह गुस्से से भड़क उठा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह अभी तक तय नहीं है। क्या ये कोई छल है? मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने किस तरह का घटिया चित्र बनाया है, बस।
इतना ही वह तांग शियू के सामने रखी मेज की ओर तेजी से दौड़ा और उसकी नजर तांग शियू द्वारा बनाए गए परिदृश्य चित्र पर पड़ी। ये है। जैसे ही झू जियांग ने उस चित्र को देखा, उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, एक ऐसी सिहरन जो बाहर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा की गहराई से आई थी। सुंदर पेंटिंग, एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग। हालांकि उन्होंने हजारों पेंटिंग देखी थी, लेकिन उन्होंने इस पेंटिंग से बेहतर कोई पेंटिंग नहीं देखी थी। विशालकाय अजगरों के समान दिखने वाली ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां अनंत तक फैली हुई हैं, एक दूसरे को काटती हुई। प्रत्येक चोटी पर भव्य महल खड़े हैं, नक्काशीदार बीमों और रंगीन छतों वाले ये महल हल्की धुंध से ढके हुए हैं और नीले आकाश और सफेद बादलों के नीचे सारस सुंदर नृत्य कर रहे हैं और सफेद पक्षी आनंद से चहचहा रहे हैं। एक उफनती नदी पर एक छोटी नाव बह रही है। एक सुंदर युवक नाव के अगले हिस्से में अकेला बैठा है और चुपचाप एक किताब पढ़ रहा है, जबकि नाव धारा के साथ बहती जा रही है। अध्याय 225 भारी प्रहार, चौथा अपडेट। कृपया स्वचालित रूप से सब्सक्राइब करें। हमें प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए बस कुछ दर्जन सब्सक्राइबर की आवश्यकता है। कृपया आधिकारिक संस्करण को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। यदि संभव हो तो कृपया स्वचालित रूप से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल नदी के अंत में असीम समुद्र के स्थान पर एक जगमगाती झील स्थित है। झील के बीचों बीच एक अनोखा और प्राचीन मंडप खड़ा है, जो अपनी अनूठी सुंदरता बिखेरता है। मंडप के अंदर एक नन्ही सी युवती नंगे पैर झील के पानी में अपने पैर डुबोती है और उसे कोमल कमल के फूलों पर छिड़कती है। अचानक झू जियांग ने खुद को उस चित्र के अंदर एक परीलोक जैसी खूबसूरत दुनिया में पाया। वह अब किसी चित्र को नहीं देख रहा था, बल्कि इस दुनिया के वास्तविक दृश्य और वस्तुओं को अपनी आंखों से देख रहा था। इसमें पूरी तरह डूब जाओ। इसमें पूरी तरह से डूब जाने का क्या अर्थ है? इस समय वह ठीक इसी स्थिति का सामना कर रहा है। लोट्स पवेलियन की लॉबी में सभी दर्शक झू जियांग को तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहे थे। उन्होंने पहले भी दूसरों को शर्मनाक हरकतें करते देखा था, लेकिन किसी को इतनी बेरहमी से ऐसा करते कभी नहीं देखा था। दो पेंटिंग, कौन बेहतर है कौन बदतर है, वे अपने पैरों की उंगलियों से भी अंतर बता सकते थे। झू जियांग की पेंटिंग अच्छी है, लेकिन तांग शियू की पेंटिंग के मुकाबले उनमें जमीन आसमान का फर्क है, कोई तुलना ही नहीं है। अरे झू उपनाम वाले, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि हारने का क्या मतलब होता है ना? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी पैंट उतारता, अपना सिर ढक लेता और यहाँ से निकल जाता। खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो। भीड़ में से एक व्यंग्यात्मक हंसी गूंजी, जिससे तुरंत ही ठहाके लग गए। एक अन्य दर्शक ने भी तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, अरे श्री झू, आप प्रतियोगिता में भाग लेकर खुद को शर्मिंदा कर चुके हैं। क्या आपको अपना वादा निभाकर उन्हें सुलेख और चित्रकला नहीं देनी चाहिए? जवाब स्पष्ट है, आप अपने वचन से मुकर नहीं सकते, है ना? जी हाँ। आखिर आप जिनचेंग के झू परिवार के दूसरे युवा स्वामी हैं। आपको हार स्वीकार न करने वाला या अपने परिवार को शर्मिंदा करने वाला व्यक्ति तो नहीं होना चाहिए, है ना? भीड़ में प्रोफेसर हु के होंठ कुछ देर तक जोर से फड़फड़ाए। आखिरकार वे सदमे से बाहर आए और तांग शियू को देखने का उनका नजरिया पहले से बिल्कुल अलग था। उन्हें तांग शियू को कम आंकने का पछतावा भी होने लगा, क्योंकि वे खुद भी एक कुशल चित्रकार थे। फिर भी उन्होंने तांग शियू को उनके रूप रंग और उम्र के आधार पर परखा था। मैंने अपना पूरा जीवन जी लिया है, लेकिन आज मैंने चीजों को गलत समझा। प्रोफेसर हु ने अपना सिर हिलाने और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आह भरने के अलावा और कुछ नहीं किया। अचानक उसे ले बायाई के प्रति कुछ सहानुभूति महसूस होने लगी, क्योंकि उसे अभी भी स्पष्ट रूप से याद था कि ले बायाई ने पहले क्या कहा था। सर्दियों का फ्लोराइट और तारों की धूल। वह भली भांति जानता था कि ले बायाई के पास उससे कहीं अधिक विंटर फ्लोराइट और स्टारडस्ट मौजूद है। यदि इन्हें बेचा जाता तो इनकी कीमत उसकी कीमत से दोगुनी हो सकती थी। ले बायाई ने अपना मुंह खोला, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला जकड़ लिया हो, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया और वह काफी देर तक बोल नहीं सका। वे कुएं में फंसे मेंढकों की तरह हैं, जिन्हें आसमान का सीमित दृश्य ही दिखाई देता है। उसके दिल में कड़वाहट कड़वी जड़ी बूटी की तरह उमड़ रही थी। दूसरी ओर मुंह वानयन जिज्ञासा से भरी हुई थी। उसे प्रोफेसर हु की कही बात पर यकीन होने लगा था। इस युवक की पहचान और पृष्ठभूमि रहस्यमय थी, और उसका यह मानना कि वह तांग शियू की असलियत जान सकता है पूरी तरह से एक मजाक था। लेकिन भीतर अंदर ही भीतर वह उत्साह से भरी हुई थी, क्योंकि वह जानती थी कि चूंकि तांग शियू ने कहा था कि उसके पास बहुत कम चित्र हैं, इसलिए उसे जो चित्र मिला है वह निश्चित रूप से भविष्य में अमूल्य हो जाएगा। भीड़ के उपहास के बीच झू जियांग को आखिरकार होश आया। चारों ओर खाली निगाहों से देखने के बाद उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। लाल से सफेद, सफेद से हरा, हरे से बैंगनी, और अंत में वापस कागज की तरह भयानक सफेद हो गया। हमने खो दिया। अपनी अनिच्छा के बावजूद उसके पास तथ्यों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अचानक झू जियांग ने लाल आंखों से तांग शियू को घूरते हुए तीखे स्वर में पूछा, तुम आखिर हो कौन? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, एक छात्र जिसने अभी अभी कॉलेज प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। यह मत सोचिए कि सुलेख और चित्रकला की दुनिया में मेरी कोई प्रतिष्ठा है, और न ही मैं कोई प्रतिष्ठा चाहता हूँ, क्योंकि इससे मुझे लाभ नहीं बल्कि परेशानी ही होगी। तांग शियू के शब्दों से गला भर जाने के बाद झू जियांग काफी देर तक अवाक रह गई। मेरी हार हुई। हम उस छात्र से हार गए जिसने अभी अभी कॉलेज प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि तांग शियू की बात कितनी सच थी। जितना ऊंचा उठोगे उतना ही जोर से गिरोगे। अभी कुछ देर पहले तक वह घमंडी और दबंग था, लेकिन अब उसे बुरी तरह अपमानित होना पड़ा, और यह वाकई बहुत दुखद था। बाययू ने झू जियांग की ओर देखकर व्यंग्यपूर्वक कहा, अगर मुझे ठीक से याद है तो तुमने पहले कहा था कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें श्री तांग को प्रसिद्ध तांग राजवंश के चित्रकार ली सिक्सुन की वह प्रामाणिक कृति नदी और मंडप का दृश्य देनी होगी। तुम्हारा परिवार तियानजिन में रहता है। तुम्हारे घर से यहाँ आने में शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना? झू जियांग ने बाययू को गुस्से से घूरा, फिर तांग शियू की ओर देखकर नाराजगी से कहा, शर्त तो शर्त है, मैं अभी वापस जाकर पेंटिंग ले आऊंगा। ये कहने के बाद असंख्य लोगों की तिरस्कार भरी निगाहों के बीच वह शर्म से भरे चेहरे के साथ लोट्स पवेलियन के द्वार से बाहर भागा। इस पल भीड़ में मौजूद एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, बताइए, झू उपनाम वाले उस आदमी की आज इतनी बुरी हार
हुई, क्या उसमें वापस आने की हिम्मत बची है? शायद उसने किसी और से अपनी पेंटिंग वापस मंगवाई होगी, है ना? हा हा हा। भीड़ में तुरंत हंसी की एक जोरदार लहर दौड़ गई। बाई यू बहुत ही खुश थी, बेहद खुश। उसने न केवल अपना गुस्सा निकाला और झू जियांग को भगा दिया, बल्कि एक उत्कृष्ट चित्रकला भी देखी। भविष्य में जब बाहरी दुनिया को इस चित्रकला के बारे में पता चलेगा, तो उसके लोट्स पवेलियन की प्रतिष्ठा भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। वह लगभग अपने लोट्स पवेलियन की भविष्य की भव्यता को देख सकती थी, जो लोगों से खचाखच भरा होगा। श्रीमान तांग, इतनी सुंदर पेंटिंग दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे रेस्तरां में आपका सारा खर्च मेरी तरफ से है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में जब भी श्रीमान तांग यहाँ आएंगे, उनसे एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा, बाई यू ने विनम्रतापूर्वक कहा। तांग शियू कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से सिर हिलाकर बोली, तो फिर मैं आपके लिए कुछ शब्द लिख देती हूँ। आपको कोई आपत्ति नहीं है? एक आड़ू दो, बदले में एक बेर पाओ। बाई यू के इस तरह के व्यवहार के कारण तांग शियू को लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। वह अब चित्र नहीं बनाना चाहता था, लेकिन वह कुछ शब्द लिख सकता था। बाई यू आश्चर्यचकित और बेहद खुश थी। उसने बार बार कहा, अच्छा अच्छा, धन्यवाद श्रीमान तांग। तांग शियू ने अपना हाथ हिलाया और सबकी निगाहों के सामने एक ब्रश उठाया और जुबान कागज की एक नई शीट पर प्रवाहम सुरुचिपूर्ण शैली में 6 बड़े अक्षर लिखे, चित्रकला की राजधानी कमल मंडप। ये पात्र शक्तिशाली और ऊर्जावान है, फिर भी उनमें नृत्य करते हुए ड्रैगन और फीनिक्स पक्षियों जैसा मनमोहक आकर्षण है। इसकी भव्यता में अटूट शक्ति की झलक है। इसकी कठोरता एक कोमल हृदय को भी प्रकट करती है। बेहद खूबसूरत सुलेख। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो न केवल चित्रकारी में कुशल था, बल्कि सुलेख का भी उस्ताद था, आंखों में चमक लिए जोर से चिल्लाया। इस सुलेख को देखकर बाई यू के मन में प्रशंसा की तीव्र भावना उमड़ पड़ी। वर्षों से सुलेख और चित्रकला में तल्लीन रहने के कारण वह स्वाभाविक रूप से अच्छे और बुरे में अंतर कर सकती थी। यद्यपि वह सुलेख की इस विशेष शैली से बहुत परिचित नहीं थी, फिर भी ये 6 अक्षर असाधारण रूप से सुंदर थे। 100 नहीं, 5 मिलियन, मैं ये सुलेख खरीदूंगा। बूढ़ा आदमी बाई यू को बड़ी ध्यान से देख रहा था, उसकी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। बाई युगसिंह का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, 5 मिलियन की बात भी मत करो, मैं इसे 50 मिलियन में भी नहीं बेचूंगी। बूढ़ा आदमी निराश लग रहा था, लेकिन जब उसने तांग शियू की ओर देखा, तो उसके चेहरे पर फिर से उम्मीद की किरण जगी। उसने कहा, युवक, क्या तुम मेरे लिए एक और सुलेख लिख सकते हो? कीमत पर बातचीत हो सकती है? तांग शियू ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप निश्चित हैं? बूढ़े व्यक्ति ने जोर से सिर हिलाया और कहा, मुझे यकीन है। तांग शियू ने चारों ओर देखा और जोर से कहा, क्या यहाँ कोई और है जिसे मेरी सुलेख की जरूरत है? एक सुलेख की कीमत 5 मिलियन है, केवल 4 ही उपलब्ध हैं। मैं इसे खरीद लूंगा। मुवानेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और बिना किसी झिझक के कहा। तांग शियू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, फिर सिर हिलाकर कहा, क्या और कुछ है? प्रोफेसर हू ने आंखें सिकोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आज मुझे इतनी अच्छी चीज मिली है, तो मैं भी एक खरीद लूंगा। अब एक अधेड़ उम्र की महिला आगे बढ़ी और बोली, मैं भी एक खरीदूंगी। तांग शियू ने तुरंत कहा, ठीक है, चारों पेंटिंग बिक चुकी हैं। मुझसे कोई भी खरीदना चाहे, मैं अब और कुछ नहीं लिखूंगा, बस इतना ही। उसने तुरंत लिखना शुरू कर दिया और हर सुलेख में 6 अक्षर जोड़ता गया। जल्द ही चारों सुलेख पूरे हो गए। तांग शियू ने चारों लोगों को देखा और सीधे उन्हें अपने बैंक खाते की जानकारी दे दी। पैसा आ गया है। तांग शियू ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अचानक उनके मन में एक विचार आया, अगर उन्हें कभी खाली समय मिले, तो क्या उन्हें सैकड़ों सुलेख और चित्रकारी लिखकर बेच देनी चाहिए? अगर वे सब बेच दें, तो पलक झपकते ही वे अमीर बन जाएंगे। लेकिन यह विचार मात्र एक सोच बनकर रह गया। वे इस सिद्धांत को भलीभांति समझते थे कि कमी से मूल्य बढ़ता है। यदि वे सैकड़ों सुलेख भी लिख देते, तो संभवतः वे मूल्यहीन हो जाते। बाई यू ने तांग शियू की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान तांग, क्या हम अपने निजी कमरे में वापस चलें? मैंने पहले ही किसी को खाना हटाने और चाय मिठाई लाने के लिए भेज दिया है। अगर झू जियांग बाद में वह पेंटिंग रिवर सेल पवेलियन लेकर आती है, तो आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। तांग शियू ने प्रोफेसर हू की ओर मुड़कर देखा। प्रोफेसर हू मुस्कुराए और बोले, तो चलिए वापस चलते हैं और फिर से बैठ जाते हैं। ले बाई इस समय थोड़ा उदास था। प्रोफेसर हू को सिर हिलाते देख वह पहले तो तांग शियू को अपना विंटर फ्लोराइट और स्टारडस्ट तुरंत देने के लिए तैयार था, लेकिन चूंकि उसे निजी कमरे में वापस जाना था, इसलिए उसने पार्टी में इस बारे में बात करने का फैसला किया। अभी 2 महिलाएं लोट्स पवेलियन के मुख्य द्वार से अंदर आईं। वे स्टाइलिश कपड़े पहने हुए थीं और उनके पास डिजाइनर हैंडबैग थे। हालांकि वे 30 वर्ष की आयु की थीं, फिर भी उनमें शालीनता झलक रही थी। अचानक उनमें से एक महिला के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और उसकी जगह आश्चर्य का भाव आ गया। तांग शियू उस चेहरे को देखकर जिसे वह कभी नहीं भूल सकती थी। हुआंग जी ने एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद जोर से चिल्लाया। तांग शियू बाकी लोगों के साथ सीढ़ियों की ओर जाने ही वाला था कि अचानक उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। उसकी आंखों में हैरानी झलक उठी और जब उसने मुड़कर हुआंग जी को देखा, तो उसके होंठों के कोने अनजाने में ही हिल गए। अगर इज्जत बचाने की बात न होती, तो वह तुरंत वहां से चला जाना चाहता। आश्चर्य और खुशी के भाव से भरी हुआंग जी ने एक और महिला को पकड़ा और तांग शियू की ओर दौड़ते हुए खुशी से कहा, तांग शियू, क्या सच में तुम हो? ये तो बहुत बढ़िया है। मैं अपने माता पिता के घर से शिंगचेंग लौटते ही तुम्हारे घर तुमसे मिलने आने की योजना बना रही थी। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, कृपया कृपया मुझे मत ढूंढिए। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं मुझे ही निशाना न बना लिया जाए। हुआंग जी ने चिढ़कर हंसते हुए कहा, मेरे पति के अलावा हुआंग जी, मेरी नजर सिर्फ तुम पर है। तुम दूसरे ऐसे इंसान हो जिसके बारे में मैंने कभी सोचा है। तुम्हें पता नहीं तुम कितने खुशनसीब हो। मुझे सच में नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो। अध्याय 226 सर्वांगीण पहला अपडेट। कृपया सब्सक्राइब करें। तांग शियू ने कहा, जब तक आप ऐसा अनुरोध नहीं करते, तब तक आप जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा अनुरोध करते हैं, तो चलिए मान लेते हैं कि हम कभी मिले ही नहीं। हुआंग जी ने गुस्से से कहा, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? हमारे गोल्डन क्लासिक्स म्यूजिक अकेडमी में प्रोफेसर बनना बहुत से लोगों का सपना होता है। तुम हमेशा बहाने क्यों बनाते हो? तांग शियू ने कहा, मैंने इस सवाल का
जवाब पहले भी दिया है और मैं इसे फिर से कह रहा हूँ, यह आखिरी बार है। मुझे संगीत में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मैं कभी कभार मन करे तो संगीत के साथ थोड़ा बहुत प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना पूरा जीवन संगीत में नहीं लगा सकता। इसलिए हर किसी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और मुझे उम्मीद है कि आप यहीं रुकेंगे। आप हुआंग जी गुस्से में थे। उसके बगल में खड़ी महिला ने तांग शियू को आश्चर्य से ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हुआंग जी की आस्तीन खींचते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, तो ये वही संगीत प्रतिभा के धनी हैं जिनके बारे में आप बात कर रही थी। नमस्कार तांग शियू, मैं झू शिनमेई हूँ, हुआंग जी की भाभी। पिछले कुछ दिनों से मैंने उन्हें आपका नाम बार बार लेते सुना है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप तियानजिन आएंगी। तांग शियू ने उदासीनता से सिर हिलाया और फिर कहा, हुआंग जी, मैंने अपनी बात कह दी है। चलो अब यहाँ से विदा लेते हैं। प्रोफेसर हु, चलिए चलते हैं। प्रोफेसर हु ने तांग शियू को अजीब नजरों से देखा, जबकि ले बाई और मो वानेयंग भी उन्हें खाली निगाहों से घूर रही थीं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह अप्रत्याशित अजनबी तांग शियू को गोल्डन क्लासिक्स म्यूजिक अकेडमी में प्रोफेसर बनने का सुझाव देगा। वे दोनों जानती थीं कि गोल्डन क्लासिक्स म्यूजिक अकेडमी देश की शीर्ष 3 संगीत अकादमियों में से एक है, जिसने अनगिनत गायकों और संगीत जगत के बड़े नामों को जन्म दिया है। प्रोफेसर बनो, क्या संगीत में तांग शियू की प्रतिभा चित्रकला में उनकी प्रतिभा के बराबर ही उच्च स्तर की थी? बाई यू ने आंखें सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान तांग, झू शिनमेई हमारे लोट्स पवेलियन की एक विशेष अतिथि हैं। अपने छोटे भाई की तरह वह भी चित्रकला में बहुत निपुण हैं। चूंकि उनकी भाभी आपकी मित्र हैं, तो क्यों ना आप उन्हें भी हमारे साथ आमंत्रित करें। मैं अभी उन्हें सारी बातें बता देती हूँ। तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर सीधे बाई यू की ओर देखते हुए पूछा, उसका भाई? उसका भी उपनाम झू है और अभी उस आदमी का भी उपनाम झू था। क्या वह झू जियांग की बहन हो सकती है? झू शिनमेई ने आश्चर्य से पूछा, तांग शियू, क्या तुम मेरे भाई को जानते हो? तांग शियू ने अपनी आंखें घुमाईं और अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया। बाई यू एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसने पहले हुई सारी बातें बताईं और अंत में गंभीरता से कहा, झू शिनमेई, मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छी इंसान हो, लेकिन तुम्हारे भाई के चरित्र की तारीफ करना वाकई मुश्किल है। इसलिए मैंने पहले ही घोषणा कर दी है कि अब उसे मेरे लोट्स पवेलियन में आने की मनाही है। झू शिनमेई ने गुस्से में कहा, वह बदमाश, मुझे पता था कि वह कभी न कभी मुसीबत खड़ी करेगा। मैनेजर बाय, तांग शियू, आज जो हुआ उसके लिए मैं न केवल खेद व्यक्त नहीं करती, बल्कि मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। अगर आप उसे सबक न सिखाते और उसके घमंड को सख्ती से न तोड़ते, तो कौन जानता है कि वह भविष्य में किस तरह की मुसीबत खड़ी करता। तांग शियू, चिंता मत करो, अगर उसने वह रिवरसेल पवेलियन पेंटिंग भेजने की हिम्मत नहीं की, तो मैं वापस आकर उसकी टांगें जरूर तोड़ दूंगी। झू शिनमेई के सच्चे और गंभीर रवैये को देखकर तांग शियू ने सिर हिलाया, फिर सिर झुकाकर आह भरी, अजगर के 9 पुत्र होते हैं और सभी अलग अलग होते हैं। ये कहावत बिल्कुल सही है। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, आपके भाई को बस अपना वादा निभाना है और सुलेख और चित्रकारी सौंप देनी है। झू शिनमेई ने सिर हिलाया और हुआंग जी की ओर देखा। इस समय हुआंग जी को तांग शियू और उसके देवर के बीच चल रहे उलझे हुए मामले की जरा भी परवाह नहीं थी। उसे बस इस बात की फिक्र थी कि तांग शियू सच में चित्रकारी कर सकती है। वह जानती थी कि उसका देवर, जो इतना घमंडी था कि मानो इतराता फिरता था, चित्रकारी में थोड़ा बहुत हुनर तो रखता था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तांग शियू उससे भी बेहतर होगी। तांग शियू, क्या तुम सच में चित्र बना सकते हो? और तुम इसमें वाकई बहुत अच्छे हो। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, उसका कौशल स्तर औसत है, लेकिन वह साधारण लोगों को भी आसानी से हरा सकता है। ठीक है, आज का काम यहीं समाप्त करते हैं, हमें और भी काम करने हैं। बस इतना ही। उन्होंने झटपट प्रोफेसर हु को एक रंग दिया। प्रोफेसर हु तुरंत समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले, सज्जनों, हमें अन्य कार्य भी करने हैं, इसलिए हमें आपका साथ देना होगा। यदि आप तांग शियू से निजी तौर पर बात करना चाहें, तो हम बाद में समय तय कर सकते हैं। हुआंग जी अनिच्छुक थी, लेकिन उसके बहनोई ने अभी अभी सभी को नाराज कर दिया था, इसलिए वह अब तांग शियू और अन्य लोगों के साथ जाने के लिए नहीं कह सकती थी। तांग शियू और बाकी लोगों को सीढ़ियों से नीचे जाते देख हुआंग जी ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, शिनमेई, हमें शियांगजी को सही तरीके से अनुशासित करना चाहिए। अगर उसका स्वभाव नहीं बदला, तो उसे इस समाज में अपनी जगह बनाने में बहुत मुश्किल होगी। झू शिनमेई ने कड़वाहट से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती? मैंने उसे कितनी बार सबक सिखाया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह घमंडी और अभिमानी है और सबको नीचा समझता है। और अगर परिवार ने उसकी सारी गड़बड़ियों को संभालने के लिए इतनी मेहनत न की होती, तो वह अब तक बदनाम हो चुका होता। हुआंग जी ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, क्या मैं आज जो हुआ उसके बारे में तुम्हारे भाई को बता दूं? शियांगजी किसी से नहीं डरता, सिवाय तुम्हारे भाई के। मुझे विश्वास है कि अगर तुम्हारा भाई दखल देगा, तो वह जरूर बदल जाएगा। झू शिनमेई ने सिर हिलाते हुए कहा, भाभी, आप मेरे भाई को इसके बारे में बिल्कुल न बताएं, अन्यथा मुझे डर है कि जियांगजी के पैर फिर से टूट जाएंगे। हुआंग जी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? क्या हम उसे ऐसे ही करते रहने देंगे? झू शिनमेई ने काफी देर तक सोचा, फिर वेटर के पीछे पीछे एक निजी कमरे में गई और धीरे से बोली, देखते हैं क्या होता है। आज के पाठ के बाद अगर वह अभी भी वैसा ही बुरा आदमी है, तो मैं अपने भाई को इसके बारे में बता दूंगी। हुआंग जी ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, एक और निजी कमरा। सबके दोबारा बैठ जाने के बाद बाई यू ने कुछ शिष्टाचारपूर्ण बातें की और फिर निजी कमरे से बाहर जाने लगी। आखिरकार वह तांग शियू से ज्यादा परिचित नहीं थी, और अगर वह रुककर उसके करीब आने की कोशिश भी करती, तो उसे डर था कि तांग शियू उसे नापसंद करेगा। प्रोफेसर हु अपनी जिज्ञासा को दबा रहे थे, लेकिन अब जब केवल वे 4 ही बचे थे, तो उन्होंने तांग शियू की ओर देखा और पूछा, तांग शियू, चित्रकला के अलावा क्या तुम वास्तव में संगीत जानते हो? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, मुझे थोड़ा बहुत पता है। क्या आपको थोड़ी बहुत जानकारी है? प्रोफेसर हु, ले बाई और मो वानेयंग ने तांग शियूजेन के उस जवाब को याद किया जब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वह चित्र बना सकते हैं। थोड़ा बहुत ऐसी उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण कर पाना, क्या इसे ही आप थोड़ी बहुत कुशलता कहते हैं? पलक झपकते ही अब उन तीनों को पूरा यकीन हो गया था कि तांग शियू वाकई संगीत के उस्ताद थे।
वरना वह महिला उन्हें गोल्डन क्लासिक्स म्यूजिक अकेडमी में प्रोफेसर बनने के लिए कभी आमंत्रित न करती। प्रोफेसर, आजकल प्रोफेसर बनना हर किसी के बस की बात नहीं है, खासकर गोल्डन क्लासिकल म्यूजिक अकेडमी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में तो बिल्कुल भी नहीं। प्रोफेसर हु ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, तांग शियू, जब से हम मिले हैं मुझे बस इतना पता है कि तुम शिंगचिंग से हो और तुमने अभी अभी कॉलेज प्रवेश परीक्षा पास की है। तुम्हारा परिवार क्या काम करता है? तांग शियू ने प्रोफेसर हु के विचारों को तुरंत समझ लिया और शांत भाव से कहा, इतनी घुमा फिराकर मेरी पृष्ठभूमि के बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस एक आम नागरिक हूँ जो अपने खाली समय में छोटा मोटा व्यवसाय करता हूँ। असल में आप ही बहुत अजीब हैं। प्रोफेसर हु ने हैरानी से पूछा, मुझ में अजीब क्या है? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे मृत्यु की एक प्रबल आभा महसूस हुई। अगर तुम किसी शवगृह या शमशान में काम नहीं करते तो शायद तुम कब्र खोदने वाले हो। तुम्हारी गर्दन के बाईं ओर एक पुराना निशान है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा सामना किसी ज़ॉम्बी से हुआ था, है ना? पुकारना। प्रोफेसर हु अचानक खड़े हो गए, उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था और वे तांग शियू को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने कुछ गहरी सांसें लीं और फिर धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला? यहाँ तक कि ले बाई के चेहरे के भाव भी पूरी तरह बदल गए। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए शांत भाव से कहा, बैठ जाओ। प्रोफेसर हु को अपनी सतर्कता में आई कमी का एहसास हुआ। वे वापस बैठ गए और तांग शियू को घूरते रहे, इस उम्मीद में कि उन्हें उससे कोई जवाब मिल जाएगा। तांग शियू ने कहा, हम एक शांतिपूर्ण युग में जी रहे हैं और आम लोग शवों से शायद ही कभी निपटते हैं। जो व्यक्ति अभी अभी मरा है उसके शरीर पर शव की आभा बहुत कम होती है। चाहे उन्हें 10 दिन या आधा महीना भी छोड़ दिया जाए, वे अपने आसपास के लोगों पर बस थोड़ा सा ही निशान छोड़ते हैं। लेकिन आपके शरीर पर जो आभा है वह शव की आभा नहीं बल्कि मृत्यु की आभा है। इसका मतलब है कि आप अक्सर उन शवों की हड्डियों से निपटते हैं जो कई वर्षों से मृत हैं। जहां तक आपकी गर्दन पर निशान की बात है, मुझे लगता है कि उसका आकार किसी ज़ॉम्बी के पंजों के निशान जैसा है। इसके अलावा निशान एकदम काला है, जो शव के बचे हुए जहर का परिणाम है। प्रोफेसर हु ने पूछा, क्या यही आपके निष्कर्ष का आधार है? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, जब मैं पहली बार आपकी दुकान पर आया तो मुझे वास्तव में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। सब कुछ काला था, जो साबित करता है कि आपको अंधेरा पसंद है और आप नीरस और दमनकारी वातावरण में रहना पसंद करते हैं। मुझे यकीन है कि आपने पहले ऐसा नहीं सोचा होगा। प्रोफेसर हु ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, ये बिल्कुल भी वह नहीं है। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, जानना चाहते हो क्यों? प्रोफेसर हु ने गहरी आवाज में पूछा, क्यों? तांग शियू ने अपनी छाती की ओर इशारा करते हुए शांत भाव से कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने उस समय घातक शव विष को कैसे निकाला, लेकिन उसका कुछ अंश अभी भी आपके शरीर में रह गया है। हालांकि इसने आपको उस समय मारा नहीं, लेकिन इसने आपको एक बहुत गहरी समस्या दे दी है। अपना हाथ आगे बढ़ाएं, मुझे आपकी स्थिति की जांच करने दें। क्या आपको चिकित्सा का ज्ञान है? प्रोफेसर हु ने जल्दबाजी में पूछा। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, मुझे थोड़ा बहुत पता है। एक और कुछ हद तक जानकार। ले बाई और मु वानयंग ने अविश्वास से एक दूसरे को देखा। उस क्षण उन्होंने लगभग तांग शियू को सर्वशक्तिमान देवता समझ लिया था। उन्हें सिर्फ सतही समझ नहीं है, उनका ये दावा कि उन्हें थोड़ी बहुत समझ है उनके गहन ज्ञान के बिल्कुल अनुरूप है। ले बाई ने गहरी आवाज में कहा, बूढ़े हूँ, जल्दी करो और उसे तुम्हारी जांच करने दो। प्रोफेसर हु ने अपनी कलाई आगे बढ़ाई। तांग शियू ने प्रोफेसर हु की कलाई पर अपनी उंगलियां रखीं, पहले उनके बाएं हाथ पर, फिर दाएं हाथ पर। 1 मिनट से थोड़ा अधिक समय बाद उन्होंने अपना हाथ हटा लिया, सिर हिलाया और कहा, यह मेरी आशंका से कहीं अधिक गंभीर है। क्या आप आजकल हर रात बुरे सपनों से जागते हैं? क्या आपको नींद नहीं आती, बहुत पसीना आता है? और जब भी आप जागते हैं, क्या आप थोड़ी देर तक खांसते हैं और गाढ़ा काला बलगम थूकते हैं? प्रोफेसर हु की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उन्होंने भयभीत होकर कहा, यही तो स्थिति है। तांग शियू ने कहा, लाश का जहर तुम्हारे दिल में घुस रहा है और धीरे धीरे उसे नष्ट कर रहा है। इसमें कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 साल लगेगा। तुम्हारा समय लगभग समाप्त हो चुका है। अध्याय 227 भगवान के रूप में पूजनीय। दूसरा अपडेट, कृपया सब्सक्राइब करें। ये सुनकर प्रोफेसर हु का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। ले बाई का चेहरा चिंता से भरा हुआ था और उसने जल्दबाजी में पूछा, भाई तांग, जब आपको लाओ हु की हालत के बारे में पता चल गया है तो आपके पास उसके इलाज का कोई तरीका तो होना ही चाहिए, है ना? कृपया उसके इलाज में मदद कीजिए, हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। तांग शियू ने उसकी ओर एक नजर डाली और पूछा, क्या आप मुझे अपने हाथ में मौजूद विंटर फ्लोराइड और स्टारडस्ट देने को तैयार होंगे? मैं नहीं चाहता, ले बाई ने सिर हिलाकर कहा। तांग शियू का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। ले बाई ने 2 सेकंड का विराम लेने के बाद फिर कहा, भाई तांग, जब हम पहली मंजिल पर थे तो मैंने लाओ हु से कहा था कि अगर तुम अपनी चित्रकारी से जू जियांग को हरा दो तो मैं तुम्हें 3 विंटर फ्लोराइड पत्थर और 2 स्टार शार्ट पत्थर देने को तैयार हूँ। इसलिए इस शर्त को उठाने की कोई जरूरत नहीं है, बस कुछ और कहो मेरे लिए। तांग शियू ने कुछ क्षणों तक हैरानी से उसे देखा, फिर उसके चेहरे की शीतलता धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, सुनहरी सिकाडा घास और रात्रि लिली ढूंढो। बेहतर होगा कि कुछ बेहतरीन कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस और 500 साल से अधिक पुरानी हेशॉ भी ले आओ। जब ये मिल जाएं तो मुझसे मिलने आना। प्रोफेसर हु ने जल्दी से पूछा, युवा मास्टर तांग, मुझे ये औषधीय जड़ी बूटियां कहाँ मिलेंगी? मैंने कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस और पॉलीगोनम मल्टीफ्लोरम के बारे में तो सुना है, लेकिन मैंने सिकाडा ग्रास और नाइट लिली के बारे में कभी सुना तक नहीं है। तांग शियू कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शिंगचिंग जाओ और बाइडे फार्मास्यूटिकल के चेन झिझोंग को ढूंढो। वह मुख्य रूप से चीनी औषधीय जड़ी बूटियों का व्यापार करता है, इसलिए तुम्हें वह आसानी से मिल जाएगा। प्रोफेसर हु ने पूछा, क्या आप चेन झिझोंग को जानते हैं? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, मैं उसे जानता हूँ, वह मेरा शिष्य है। क्या? प्रोफेसर हु और ले बाई दोनों आश्चर्य से हॉर्न फूटे। वे अविश्वास से तांग शियू को घूरते रहे, मानो उन्हें भ्रम हो रहा हो। प्रोफेसर हु और ले बाई के अविश्वास भरे भावों को देखकर मु वानयंग ने उलझन में पूछा, चेन झिझोंग कौन है? क्या बाइडे फार्मास्यूटिकल एक बड़ी कंपनी है?
प्रोफेसर हु ने अपना सदमा दबाते हुए सिर हिलाया और कहा, चेंग झिझोंग बाइडे फार्मास्यूटिकल के मालिक हैं। बाइडे फार्मास्यूटिकल मुख्य रूप से चीनी औषधीय जड़ी बूटियों का कारोबार करती है और इसका पैमाना बहुत बड़ा है। अगर मुझे सही याद है तो बाइडे फार्मास्यूटिकल की कुल संपत्ति शायद 10 अरब से अधिक है। मु वानियंग ने आश्चर्य से कहा, तो तांग शियू का शिष्य वास्तव में अरबों की संपत्ति वाला एक बड़ा बॉस है? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, वह तो सिर्फ नाम का शिष्य है। मेरा निजी शिष्य बनने की शर्तें बेहद सख्त हैं। ठीक है, अब इस बारे में और बात नहीं करते। संक्षेप में आपको जल्दी करनी चाहिए। जितनी देर होगी इलाज उतना ही मुश्किल होता जाएगा। अगर 2-3 महीनों के भीतर मुझे बताई गई औषधीय जड़ी बूटियां नहीं मिली और शव का जहर पूरी तरह से हृदय नलिका में फैलकर रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में बह गया तो महान लुओ स्वर्ण अमर भी मदद नहीं कर पाएगा। प्रोफेसर हु ने तुरंत जवाब दिया, मैं कल चांगशा के लिए रवाना हो जाऊंगा। तांग शियू ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा, चूंकि तुम कल शिंगचेंग जा रहे हो तो मेरे साथ चलो। मुझे जिनचेंग आने में थोड़ा समय लगा। यहाँ का काम खत्म करने के बाद मुझे जल्दी वापस जाना होगा। ले बाई ने धीमी आवाज में कहा, भाई तांग, मैं स्टार सिटी में किसी को भेजकर विंटर फ्लोराइड और स्टार शटरिंग स्टोन भिजवा दूंगा। कृपया मुझे पता बता दीजिए। साथ ही आपने अभी तक ओल्ड हु के साथ अपने व्यवहार की शर्तें भी नहीं बताई हैं। तांग शियू ने कहा, क्या आप पुराने दोस्त नहीं हैं? चूंकि आप अपने पुराने दोस्त के लिए खड़े होने को तैयार हैं तो अब से शंघाई विश्वविद्यालय में मेरा अच्छे से ख्याल रखना। ले बाई ने उलझन में पूछा, शंघाई विश्वविद्यालय? आप शंघाई विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं? तांग शियू ने कहा, जी हाँ, मैंने शंघाई विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के लिए अपना आवेदन पहले ही भर दिया है। मैं 1 सितंबर से पहले शंघाई विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करूंगा। मु वानियंग ने उत्सुकता से पूछा, कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम और प्रवेश अंक अभी तक जारी नहीं हुए हैं, है ना? क्या आपको इतना भरोसा है कि आपको शंघाई के किसी विश्वविद्यालय में अवश्य ही दाखिला मिल जाएगा? तांग शियू ने पलटवार करते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि अगर मुझे आत्मविश्वास नहीं होता तो मैं इस समय ये बात नहीं कहता? ये मु वानियंग अवाक रह गई। हालांकि यह तांग शियू से उसकी पहली मुलाकात थी और उसने उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, फिर भी उसने उसे बेहद काबिल पाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह बेहद विनम्र और सरल स्वभाव का था। तांग शियू के आत्मविश्वास से भरे व्यवहार को देखकर उसे अचानक ये आभास हुआ कि सितंबर में शंघाई विश्वविद्यालय में उससे उसकी मुलाकात जरूर होगी। इसमें लगभग 1 घंटा लग गया। निजी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और एक अधेड़ उम्र की महिला अंदर आई। उसकी निगाहें कमरे में मौजूद सभी लोगों पर घूमी और अंत में तांग शियू पर आकर रुकी और उसने पूछा, क्या आप श्री तांग शियू हैं? यह मैं हूँ। तांग शियू ने शांत भाव से सिर हिलाया। अधेड़ उम्र की महिला ने लंबा बक्सा तांग शियू को सौंपते हुए कहा, श्रीजू ने मुझे यह आपको देने के लिए कहा था। मैंने सामान पहुंचा दिया है। यदि आपके पास कोई और निर्देश नहीं है तो मैं चलती हूँ। तांग शियू ने सिर हिलाया और जैसे ही अधेड़ उम्र की महिला चली गई उसने डिब्बा खोला और उसमें से एक पेंटिंग निकाली। ले बाई, प्रोफेसर हु और म्यू वानिंग भी आए। इसकी जांच करने के बाद प्रोफेसर हु ने कहा, ये वास्तव में तांग राजवंश के प्रसिद्ध चित्रकार ली सिक्सुन की एक प्रामाणिक कृति है। नदी और मंडप का दृश्य। ऐसा लगता है कि हालांकि झू जियांग का व्यक्तित्व महान नहीं था फिर भी उनमें कुछ प्रशंसनीय गुण थे। तांग शियू को चीनी सुलेख और चित्रकला का बहुत ज्ञान नहीं था लेकिन वह समझ गया कि यह सैकड़ों वर्षों के इतिहास वाला एक स्क्रॉल चित्र है। इसे रखने के बाद वह खड़ा हुआ और बोला, अब जब हमारे पास ये चित्र है तो चलिए चलते हैं। प्रोफेसर हु ने तुरंत पूछा, युवा मास्टर तांग, आप कहाँ जा रहे हैं? तांग शियू ने कहा, रात के लिए एक होटल ढूंढो और कल सुबह जल्दी शिंगचेंग लौट आओ। प्रोफेसर हु ने कहा, युवा मास्टर तांग, मैं आपके लिए होटल का इंतजाम कर दूंगा। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो। चूंकि तुम कल मेरे साथ शिंगचेंग आ रहे हो तो जल्दी वापस जाओ और अपना सामान पैक कर लो। हम कल सुबह हवाई अड्डे पर मिलेंगे। ठीक है। प्रोफेसर हु ने सिर हिलाया। ले बाई ने तुरंत कहा, भाई तांग, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो हमारे साथ आइए। हमारा होटल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तांग शियू ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाया। शेरेटन तियानजिन 5 स्टार होटल में तांग शियू, ले बाई और मु वानियंग के पीछे पीछे पहुंची। उनके पहुंचने के बाद ले बाई ने व्यक्तिगत रूप से तांग शियू के लिए एक प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया। मौलिक रूप से ले बाई तांग शियू से और देर तक बात करना चाहती थी लेकिन तांग शियू ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे जल्दी आराम करना है। वह प्रोफेसर हु की दुकान से खरीदे गए जादुई पत्थर के ताबूत का अध्ययन करना चाहता था। ताबूत का ढक्कन बंद था लेकिन उसे खोला जा सकता था। हालांकि तांग शियू को पहले इसकी जांच करने का समय नहीं मिला था और उसे नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है। तथापि जैसे ही उसने हाथ मुंह धोना समाप्त किया और जादुई पत्थर के ताबूत की जांच करने ही वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या यह अभी भी ले बाई हो सकता है? तांग शियू की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। वह आगे बढ़ा और दरवाजा खोला लेकिन वहां ले बाई नहीं बल्कि मु वानियंग खड़ी थी जो धरती पर उतरी किसी परी की तरह सुंदर लग रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। क्या चल रहा है? तांग शियू दरवाजे पर खड़ी होकर पूछने लगी। ये देखकर कि तांग शियू का उसे अंदर बुलाने का कोई इरादा नहीं था, मु वानियंग की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह मुस्कुराई और बोली, क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाने वाले हो? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, काफी रात हो चुकी है और एक पुरुष और एक महिला का कमरे में अकेले रहना ठीक नहीं है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, मुझे आराम करना है। आप मु वानियंग ने तांग शियू को तिरछी मुस्कान के साथ देखा। अगर तांग शियू की असाधारण रूप से स्पष्ट आंखें न होती तो उसे शक होता कि वह नाटक कर रहा है, लेकिन वह किसी कारण से ही इतनी देर से आई थी, इसलिए उसने कहा, मैं एक लड़की हूँ और मुझे डर नहीं लगता, तो तुम्हें किस बात का डर है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तांग शियू एक पल के लिए हिचकिचाया फिर एक तरफ हटकर मु वानियंग के पीछे कमरे में चला गया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने कोने में रखे सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ। मु वानियंग का व्यवहार शालीन था। धीरे से बैठने के बाद उसने देखा कि तांग शियू उसके सामने बैठ गई है और मुस्कुराते हुए बोली, सच कहूं तो तुम्हारे जैसी युवा लड़की मुझे बहुत कम ही देखने को मिलती है। तांग शियू ने कहा, मैंने तुम्हारे जैसी कई महिलाओं को देखा है। मु
वानयन चौंक गई, फिर मुस्कुराई और बोली, आप वाकई खास हैं। दरअसल मैं आपसे मिलने इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि आपको सुलेख और चित्रकला में ज्यादा रुचि नहीं है, इसलिए मैं आपकी वह नदी और मंडप वाली पेंटिंग खरीदना चाहती हूँ। आप जो भी कीमत बताएं। तांग शियू ने अपना सिर घुमाकर अलमारी पर रखी नदी और मंडप की पेंटिंग पर एक नजर डाली और शांत भाव से कहा, आप एक प्रस्ताव दीजिए। अगर मैं संतुष्ट हुआ तो मैं इसे आपको बेच दूंगा, अगर नहीं तो आप अभी जा सकते हैं। मु वानयन ने शायद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कीमत तय कर ली थी, क्योंकि उन्होंने कहा, ये पेंटिंग बहुत कीमती है, लेकिन मेरे पास सीमित धन है, इसलिए मैं आपको अधिकतम 6 मिलियन ही दे सकती हूँ। तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, क्या ये प्राचीन वस्तुएं और सुलेख वास्तव में इतने मूल्यवान हैं? मु वानयन ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप प्राचीन वस्तुओं, सुलेख और चित्रों का महत्व नहीं समझते? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं इस क्षेत्र में बहुत कम ही जाता हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मु वानयन ने तांग शियू को एक अजीब नजर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मैंने बहुत ज्यादा कीमत लगा दी, तो क्या आप इसे मुझे बेचने को तैयार हैं? तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, इसे ले जाओ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे असली सोने और चांदी से बदलना ज्यादा पसंद करूंगा। मु वानयन ने कहा, मैं आपको पैसे भेज दूंगी, जल्द ही। इसके बाद तांग शियू को 6 मिलियन के हस्तांतरण की सूचना मिली। जब वह तियानजिन पहुंचा तो उसके पास केवल कुछ मिलियन युआन थे। उसने जादुई पत्थर के ताबूत पर कई लाख युआन खर्च किए और शीतकालीन जुगनू पत्थर और तारा शार्ड पत्थर पर खर्च किए गए 20 मिलियन युआन कांगशिया से प्राप्त हुए। 4 सुलेख पांडुलिपियों को बेचने के बाद उसने 16 मिलियन युआन कमाए। इसे अपने पास मौजूद कुछ मिलियन युआन में जोड़ने पर अब उसके पास 19 मिलियन युआन हो गए। अब ये पेंटिंग, नदी और मंडप 6 मिलियन में बिकी, जिससे उनकी कुल कमाई 25 मिलियन हो गई। बिना किसी झिझक के तांग शियू ने 20 मिलियन वापस कांगशिया को भेज दिए और उसे एक संदेश भेजा। फिर मु वानयन की ओर देखते हुए उसने कहा, तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, क्या तुम्हें अब नहीं जाना चाहिए? मु वानयन ने अजीबोगरीब ढंग से पूछा, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं जल्दी चली जाऊं? तांग शियू, क्या तुम्हें अपनी यौन अभिरुचि में कोई समस्या है? क्या मेरी सुंदरता तुम्हें बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करती? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरी यौन प्रवृत्ति सामान्य है और आप वाकई मुझे आकर्षक लगती हैं। अगर आप मेरे साथ सोना चाहें तो मैं मना नहीं करूंगा। हालांकि बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के एक रात का रिश्ता काफी उबाऊ होता है। बेशक कुछ अपवाद भी हैं, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनके साथ मुझे कोई लेना देना नहीं होता। तांग शियू की बेतुकी दलील सुनकर मु वानयन ने उलझन में पूछा, किस तरह की औरत? तांग शियू ने उदासीनता से कहा, तुम्हारी जैसी कुंवारी लड़की। अगर मैं तुम्हारी कुंवारीपन छीन लूं तो बाद में मुसीबत होगी। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता सिवाय मुसीबत के। अध्याय 228 रूम दानव अस्थि, तीसरा अपडेट। कृपया सब्सक्राइब करें। मु वानयन ने तांग शियू को हैरानी से देखा। उसे उससे ऐसी बेतुकी बातें सुनने की उम्मीद नहीं थी, और तो और अपने उदासीन स्वभाव के कारण उसने पहली बार किसी पुरुष से ऐसी बातें सुनी थीं। उपन्यास, और थोड़ी शर्मीली भी। उसके गोरे अंडाकार चेहरे पर गुलाबी रंग की हल्की सी लाली छा गई। वह झट से खड़ी हुई और दरवाजे की ओर चल पड़ी। उसे डर था कि तांग शियू उसकी शर्म और झिझक भरी शक्ल देख लेगा। अब आपको पेंटिंग नहीं चाहिए? तांग शियू ने मु वानयन की दूर जाती हुई आकृति को देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मु वानयन थोड़ी देर के लिए रुकी, उसका चेहरा जलने लगा। लगभग तुरंत ही वह नदी और मंडप चित्र वाले लंबे बक्से को सीने से लगाकर काउंटर की ओर दौड़ी, फिर दरवाजे की ओर भागी, उसे खोला और घबराकर भाग गई। अपने कमरे में वापस आकर और अंदर से दरवाजा बंद करने के बाद ही वह अंदर वाले दरवाजे से टिक गई। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था और उसने अपनी छाती को ढंक लिया था। मुझे नहीं पता क्यों उसका दिल जोर से धड़क रहा था। शायद तांग शियू द्वारा उसकी कुंवारीपन का जिक्र करने से वह शर्मा गई थी, या शायद जिस विषय पर उन्होंने अभी बात की थी वह उसकी सहनशीलता से परे था। खैर, उसे शांत होने में काफी समय लगा। वो आदमी तो सच में अजीब है। मु वानयन ने हल्के से थूका और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अंदर चली गई। होटल का कमरा। तांग शियू ने पीले कपड़े का थैला धीरे से खोला, उसमें से जादुई पत्थर का ताबूत निकाला और कुछ देर तक उसे हाथों में घुमाकर देखता रहा। उसने पाया कि ताबूत का ढक्कन और निचला हिस्सा आपस में मजबूती से जुड़े हुए थे। अगर उसने अपनी दिव्य चेतना का प्रयोग न किया होता तो वह उनके बीच की दूरी का पता नहीं लगा पाता। इसके अलावा जादुई पत्थर में दिव्य चेतना को अवरुद्ध करने का प्रभाव था, इसलिए वह ये भी नहीं समझ पाया कि अंदर क्या है। अंत में तांग शियू ने अवलोकन करना बंद कर दिया और चुपचाप अपने शरीर के भीतर की तारा शक्ति को उसमें प्रवाहित करने लगा। क्लिक करें। जैसे ही दरार खुली और जैसे ही तांग शियू ने तेजी से अपना हाथ पीछे खींचा, ताबूत का ढक्कन धीरे से ऊपर तैरने लगा। यह है। तांग शियू की पुतलियां सिकुड़ गईं और उनकी आंखों में अविश्वास का भाव झलक उठा। अपने दृढ़ स्वभाव के बावजूद और शायद ही कभी किसी चीज से चौंकने की क्षमता होने के बावजूद ताबूत के अंदर की चीजों ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। सटीक कहें तो ये केवल सदमा नहीं बल्कि घोर भय था। रूम दानव हड्डी। ताबूत के अंदर मंत्रों से खुदी हुई राक्षसी हड्डियां थीं। तांग शियू को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि इस तरह की जादुई राक्षसी हड्डियों को रखने वाला एकमात्र महान राक्षस राजा हसलू था, जो हजारों वर्षों से उसके साथ उलझा हुआ था। इस जादुई आकृति वाली राक्षसी हड्डी को राक्षस के शरीर के उस हिस्से से लिया गया था जो उसके हृदय के सबसे करीब था। ये कैसे संभव है? रूम दानव हड्डियों की रचना हसलू ने की थी। वह एकांत प्रिय व्यक्ति था, उसका हृदय अंधकार से भरा था। वह लगभग 20,000 वर्षों तक जीवित रहा और उसका कोई शिष्य भी नहीं था। रूम दानव हड्डियां पृथ्वी पर कैसे प्रकट हो सकती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वह मर चुका हो? लेकिन अगर वह मर गया है तो उसकी जादुई दानव हड्डियों को पृथ्वी पर कौन लाया? लोन स्मोक। तांग शियू के चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे, क्योंकि उसने अपने दिल में उमड़ रहे सदमे और भय को दबाने की कोशिश की और अपनी उग्र भावनाओं को शांत करने का भरसक प्रयास किया। चाहे ये चिन्हित राक्षसी अस्थि महान दानव राजा हसरू की हो या न हो, यह उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। तांग शियू को यह भी विश्वास था कि इस चिन्हित राक्षसी अस्थि के बल पर वह कुछ ही वर्षों में एक नवोदित अमर के समान साधना स्तर प्राप्त कर सकता है। दुर्भाग्यवश मेरी वर्तमान साधना का स्तर इतना कमजोर है कि मैं रूम दानव अस्थि में समाहित
अपार ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता। शरीर को मजबूत बनाने के लिए इसका उपयोग करना असंभव है। जब तक मेरी साधना का स्तर विशाल उत्पत्ति शून्य ब्रह्मांड स्वर्ग पहुंचने की तकनीक के प्रथम स्तर तक नहीं पहुंच जाता, यानी तारा में आकाश अधिपति शरीर की महान पूर्णता तक नहीं पहुंच जाता। तांग शियू ने गहरी सांस ली, ताबूत के ढक्कन को धीरे से पकड़ा और उसे वापस ताबूत पर रख दिया। फिर उसने धीरे से जादुई पत्थर के ताबूत को अपने हाथों में लिया और चुपचाप उसमें समाहित जादुई शक्ति को आत्मसात कर लिया। फिलहाल वह रून दानव अस्थि में निहित जादुई शक्ति को अवशोषित करने और उसे अपने शरीर में समाहित करने में असमर्थ है, जिससे वह थोड़ा निराश है। हालांकि जादुई पत्थर के ताबूत की मौजूदगी से वह पहले जादुई पत्थर के ताबूत में निहित जादुई शक्ति का उपयोग करके अपनी शारीरिक शक्ति में सुधार कर सकता है और अपने साधना स्तर को बढ़ा सकता है। विशाल उत्पत्ति शून्य ब्रह्मांड स्वर्ग संयोजन तकनीक की साधना विधि का पालन करते हुए तांग शियू ने चुपचाप अपने शरीर में तारकीय शक्ति का संचार किया। पल भर में आकाश के तारे मंद चमकते हुए प्रतीत हुए और उस क्षणिक मंदता में सभी दिशाओं से तारकीय शक्ति ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। उसी समय राक्षसी पत्थर के ताबूत में समाहित राक्षसी शक्ति उसकी हथेली के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। तारकीय शक्ति और जादुई शक्ति के बीच संपर्क से कोई टकराव नहीं हुआ, बल्कि वे एक दूसरे में सहजता से विलीन हो गए और एक पारदर्शी तरल में परिवर्तित हो गए जो उसके शरीर के भीतर साफ पानी की तरह बहता था। तांग शियू ने महसूस किया कि उसकी शारीरिक शक्ति आश्चर्यजनक गति से बढ़ रही है। पारदर्शी तरल लगातार उसके शरीर पर बह रहा था, उसे शुद्ध और मजबूत बना रहा था। ये लोहे को गढ़ने जैसा था जो अनगिनत हथौड़ों के प्रहारों से अशुद्धियों को लगातार दूर कर उसे परिष्कृत कर रहा था। ठीक इसी पारदर्शी तरल पदार्थ के कारण ही चारों दिशाओं से आने वाली तारा शक्ति अतीत की तुलना में दर्जनों गुना बढ़ गई, जो उसके शरीर में प्रवाहित होकर उस हिस्से को उसकी साधना में परिवर्तित कर रही थी। दर्द, आरामदायक, दो बिल्कुल विपरीत भावनाएं, फिर भी तांग शियू ने दोनों को स्पष्ट रूप से महसूस किया। धीरे धीरे उसकी चेतना स्पष्टता की अवस्था में पहुंच गई और वह वहां एक मूर्ति की तरह स्थिर बैठा रहा। समय गुजर जाता है। तांग शियू सुबह की पहली किरणें उगने तक उसी स्थिति में बैठा रहा। जब उसने ऊर्जा से भरपूर होकर अपनी आंखें खोलीं, तो उसकी आंखों में मुस्कान साफ झलक रही थी। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसकी त्वचा की चौड़ाई अपनी सीमा तक खींच गई है और त्वचा की परतों के बीच अथाह मात्रा में तारकीय ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। उस तारकीय ऊर्जा में एक गुणात्मक परिवर्तन आ गया था, मानो वह उसके शरीर का ही एक विस्तार हो। इस क्षण उसे ऐसा लग रहा था कि यदि कोई उस पर गोली भी चलाए तो शायद गोली उसकी त्वचा को भेद नहीं पाएगी। मैं अंततः त्वचा परिष्करण के चरम स्तर तक पहुंच गया हूं। त्वचा परिष्करण के चरण को पार करके कच्चे मांस के स्तर तक पहुंचने में मुझे बस एक कदम की दूरी है। इसके अलावा मेरी वर्तमान शारीरिक शक्ति शायद कच्चे मांस के स्तर से भी अधिक हो गई है। उस स्तर तक पहुंचने के बाद मेरी शारीरिक शक्ति में कितनी वृद्धि होगी? तांग शियू मन ही मन इसका इंतजार करने लगी। अचानक उसने भौहें चढ़ाईं और एक दुर्गंध उसकी नाक में घुस गई। अपनी त्वचा पर जमी धूसर काली पतली परत को देखकर तांग शियू ने सिर हिलाया। उसके शरीर से निकलने वाली अशुद्धियां वास्तव में पहले से कहीं अधिक थीं। बाथरूम में प्रवेश करें। तांग शियू ने आराम से स्नान किया, अपने शरीर से दुर्गंध पूरी तरह गायब होने तक इंतजार किया, फिर साफ कपड़े पहने तरोताजा महसूस करते हुए अपने सामान के साथ कमरे से बाहर निकल गया। चूंकि उसे ले बाई और मुवानयम के कमरे का नंबर या संपर्क जानकारी नहीं पता थी, इसलिए उसने उनसे अभिवादन न करने का फैसला किया और सीधे होटल से निकलकर हवाई अड्डे के लिए टैक्सी ले ली। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि प्रोफेसर हु पहले से ही हवाई अड्डे के टिकट हॉल के प्रवेश द्वार पर उनका इंतजार कर रहे थे। आप इतनी जल्दी यहाँ आ गए? तांग शियू आगे बढ़ी और पूछा। प्रोफेसर हु ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, कल हमने सिर्फ हवाई अड्डे पर मिलने की बात कही थी, समय तय नहीं किया था। मैं आपको ढूंढने के लिए आपके होटल जाना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि आप सुबह जल्दी निकल गए होंगे, इसलिए मैं हवाई अड्डे पर आपका इंतजार करने आ गया। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, चलो चलते हैं। मैंने अभी तक हवाई जहाज के टिकट नहीं खरीदे हैं, पहले टिकट खरीद लेते हैं, फिर खाने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। अच्छा, तियानजिन शेरेटन होटल। लंबी पोशाक पहने और अपने लंबे बालों को खुला छोड़ते हुए मुवानयंग ने तांग शियू के दरवाजे पर दस्तक दी। काफी देर तक कोई जवाब न मिलने पर वह होटल के रिसेप्शन पर पूछताछ करने गई और उसे पता चला कि तांग शियू पहले ही चेकआउट करके जा चुकी है। क्या तुम चले गए? ले बाई ने आश्चर्य से कहा। मुवानयंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, वे 1 घंटे पहले ही चेकआउट कर चुके हैं और वास्तव में जा चुके हैं। ले बाई ने कहा, कल हम संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करना भूल गए थे और उसे हमारा पता भी नहीं पता, इसलिए उसका चले जाना स्वाभाविक है। मैं लाओ हु को फोन करूंगी, उन्होंने आज हवाई अड्डे पर मिलने का इंतजाम किया है। मैं तांग शियू की संपर्क जानकारी बाद में ले लूंगी। तथापि फोन करने के बाद ले बाई ने कुछ सरल सवाल पूछे, फिर फोन रख दिया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, आजकल के नौजवान हद से ज्यादा आलसी हैं। तांग शियू वाकई एक अद्भुत नौजवान है, अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए इतनी जल्दी उठ गया। मैंने लाओ हु से तांग शियू का फोन नंबर बाद में लेने को कह दिया है। शंघाई वापस आते ही मैं किसी को भेजकर विंटर फायरफ्लाई स्टोन और स्टार शार्ट स्टोन शिंगचिंग में उसे दे दूंगा। मुवानयंग मुस्कुराई और बोली, शिक्षक, लगता है अब आप इस तांग शियू की बहुत परवाह करते हैं। ले बाई ने कहा, यह सिर्फ परवाह करने से कहीं बढ़कर है। मुझे उसके बारे में बहुत जिज्ञासा है। भले ही हमने उसके साथ सिर्फ एक रात बिताई हो, क्या आपको वह रहस्यमय नहीं लगा? क्या आपको उसके बारे में जानने की उत्सुकता नहीं है? मुवानयंग ने कहा, यह वाकई बहुत रहस्यमय है और मुझे भी जिज्ञासा है। ले बाई हंसते हुए बोली, पर कोई बात नहीं, भविष्य में हमें उसे जानने और समझने के लिए बहुत समय मिलेगा। एक ऐसा युवक जो उत्कृष्ट कृतियां बना सकता है, जिसकी सुलेख कला अनमोल है और जो संगीत में भी निपुण है, वह आसानी से प्रोफेसर बन सकता है। मुझे उसके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है। मुवानयंग खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, शिक्षक, आप 2 बातें बताना भूल गए। ले बाई ने हैरानी से पूछा, मैं क्या कहना भूल गई? मुवानयंग ने कहा, वह चिकित्सा में भी निपुण है और बाइडे फार्मास्यूटिकल के बड़े बॉस चेंग चिजोंग के गुरु हैं। ले बाई ने माथे पर हाथ मारा और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मैं बूढ़ा हो रहा हूँ।
बिल्कुल सही, यह नौजवान रहस्यों से भरा है और मैं उसे अच्छी तरह समझना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैंने अपना अधिकांश जीवन विश्व भूगोल का अध्ययन करने, पुरातत्व अनुसंधान करने और शंघाई विश्वविद्यालय में काम करने में बिताया है। मैं अनगिनत उत्कृष्ट लोगों से मिला हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि उससे बढ़कर कोई उत्कृष्ट नहीं है। मु वानयंग ने हंसते हुए कहा, वह वाकई बहुत ही असाधारण है, लेकिन साथ ही काफी सनकी भी हैं। ले बाई ने हैरानी से पूछा, आपका क्या मतलब है? मु वानयंग शर्म से लाल हो गई। उसे पिछली रात तांग शियू की कही बेतुकी बातें याद आ गईं। उसने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं गुरुजी, हमने तियानजिन में सारा काम खत्म कर लिया है। क्या आप शंघाई वापस जा रही हैं या कुछ समय के लिए मेरे साथ बीजिंग आ रही हैं? मेरे दादाजी आपके बारे में बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। ले बाई एक पल के लिए हिचकिचाई और बोली, मुझे पहले शंघाई वापस जाना चाहिए। किसी को भेजकर तांग शियू द्वारा चाहा गया विंटर फ्लोराइट और स्टारडस्ट उसे पहुंचा दो और फिर राजधानी जाकर अपने दादाजी से मिलो। मु वानयंग ने धीरे से कहा, तो मैं राजधानी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ले बाई हंसते हुए बोली, ठीक है, अपने दादाजी से कहो कि मेरे लिए पहले से ही अच्छी शराब तैयार रखें। हम दोनों तब तक पिएंगे जब तक गिर न पड़े। शिक्षक जी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बात दादाजी तक जरूर पहुंचा दूंगी। मु वानयंग ने हल्के से हंसते हुए और अपना मुंह ढकते हुए कहा। अध्याय 229 एक व्यस्त व्यक्ति, चौथा अपडेट। कृपया सब्सक्राइब करें। प्रसिद्ध शहर। प्रोफेसर हु के साथ तांग शियू के पहुंचने के बाद उन्होंने चेन झिझोंग को पहले ही सूचित कर दिया था, इसलिए जब दोनों हवाई अड्डे से बाहर निकले तो चेन झिझोंग पहले से ही उनका बाहर इंतजार कर रहे थे। गुरुजी आप वापस आ गए। चेन झिझोंग ने प्रोफेसर हु की ओर देखने से पहले तांग शियू का आदरपूर्वक अभिवादन किया। तांग शियू ने कहा, जी हाँ, काम खत्म होते ही मैं वापस आ गया। कांग शिया ने मुझे आगे के मुद्दों के बारे में बता दिया है। आपने बहुत अच्छा काम किया। इसे जल्दी पूरा करने से आपको परियोजना पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिला। मेरे पास पैसों की कमी है और मैं इस परियोजना के पूरा होने पर जल्द से जल्द अपने निवेश का कुछ हिस्सा वापस पाने की उम्मीद कर रहा हूँ। चेन झिझोंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, गुरुजी मुझे आपकी बातें याद हैं। मैं लॉन्ग हानवेन और अन्य लोगों से आग्रह करूंगा। तांग शियू ने उनका परिचय देते हुए कहा, उनका नाम छोड़िए, उन्हें प्रोफेसर हु ही कहिए। मैं उनसे मिलने तियानजिन गया था, लेकिन वे आपके पास औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने आए हैं, इसलिए कृपया उन्हें ढूंढने में उनकी पूरी मदद कीजिए। आखिरकार यही तो उनके जीवन की कुंजी है। चेन झिझोंग ने कहा, आपने मुझे कल रात फोन किया था और मैंने तुरंत आदेश दे दिया। हमें अगले कुछ दिनों में परिणाम मिल जाएंगे। तांग शियू ने कहा, आप लोग इस मामले को संभालिए। पहले मुझे नानझा कस्बे वापस भेज दीजिए, उसके बाद आप लोग उसे व्यवस्थित कर दीजिए। अगर वह शिंगचेंग में रहना चाहता है तो उसके लिए रहने की जगह का इंतजाम कीजिए। अगर वह वापस जाना चाहता है तो किसी से उसके लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदवाए। अच्छा। चेन झिझोंग ने आदरपूर्वक सिर हिलाया। प्रोफेसर हु एक तरफ खड़े होकर तांग शियू और चेन झिझोंग के शब्दों और कार्यों को देख रहे थे। उन्हें जो अजीब सी अनुभूति हो रही थी उससे वे सदमे में थे। वह चेन झिझोंग की पहचान और चीन में उसके उच्च रुतबे से भलीभांति परिचित था। कल रात घर लौटने के बाद उसने चेन झिझोंग और बाइडे फार्मास्यूटिकल के बारे में छानबीन की और नतीजों से उसे पता चला कि बाइडे फार्मास्यूटिकल की संपत्ति उसके अनुमान से 2 से 3 गुना अधिक थी, जो अरबों डॉलर में थी। अब वह पहले से ही तांग शियू की पहचान को लेकर तीव्र जिज्ञासा से भरा हुआ था। नानझा कस्बा। जब तांग शियू लौटा तो उसने अपनी मां सू लिंग्यू को गु यिन के साथ बातचीत करते हुए पाया, जबकि एप्रन पहने एक अधेड़ उम्र की महिला और एक युवती हॉल की सफाई कर रही थी। मां सिस्टम चली गई। तांग शियू ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चीजें सोफे पर रख दी और मुस्कुराते हुए पूछा। सू लिंग्यू मुस्कुराई और बोली, बेटा मुझे कल रात ही पता चला कि तुम शहर से बाहर गए हो, इसलिए मैं शियाइनाइन का साथ देने के लिए यहीं रुक गई। मेरी बड़ी बहन तो पहले ही चली गई है। वह उन 4 शिक्षकों के साथ शहर से बाहर गई है और उसने कहा कि वह 1 हफ्ते के लिए जाएगी। जाने से पहले उसने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के कर्मचारियों से हमारे लिए 2 आया ढूंढने में मदद करने को कहा है। तांग शियू ने सिर हिलाया और ये देखकर कि उन्होंने अपना काम रोक दिया है, उसने शांत भाव से कहा, इस विला में 2 जगहें ऐसी हैं जिन्हें आपको साफ करने की जरूरत नहीं है। एक तो मेरा अध्ययन कक्ष है और दूसरी बाहर स्थित भंडारगृह है। स्पष्ट? ठीक है। दोनों दाइयों ने सहमति में सिर हिलाया। फिर तांग शियू ने गु यिन की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए पूछा, आज कोई अतिरिक्त क्लास क्यों नहीं थी? गु यिन ने कहा, सुबह की कक्षाएं समाप्त हो गईं। शिक्षक ने कहा कि सुबह के समय मेरी सोच सबसे स्पष्ट होती है, इसलिए मैं हर दिन बहुत जल्दी आती हूँ। वैसे गुरुजी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, आपको पैसे की जरूरत क्यों है? गु यिन ने कहा, मैंने अपने गणित के शिक्षक से सुना कि उनका एक छात्र बीमार है, बहुत गंभीर रूप से बीमार है और परिवार के पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, इसलिए ट्यूशन क्लास के कई छात्रों ने पैसे दान किए हैं। मैं भी कुछ पैसे दान करना चाहती हूँ। तांग शियू ने पूछा, क्या तुमने अपनी माँ को नहीं बताया? गु यिन ने धीमी आवाज में कहा, मैंने अपनी माँ को बताया, लेकिन उन्होंने मुझे ये देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करना चाहिए। अगर मैं दूसरों की मदद करना चाहती हूँ तो मुझे कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए और अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना करनी चाहिए। भविष्य में मैं कौशल सीखूंगी और अपने हाथों से दूसरों की मदद कर सकूंगी। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन दयालुता का गुण बचपन से ही विकसित करना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ। असली? गु यिन की आंखें चमक उठीं और उसने आश्चर्य से पूछा। तांग शियू हंसते हुए बोला, तुम्हारे गुरु ने तुमसे कभी झूठ कब बोला है? गु यिन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मेरे गुरु ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। तांग शियू ने संतुष्टि से अपने गुलाबी गालों को चुटकी से दबाया, फिर सू लिंग्यू की ओर देखकर कहा, माँ अब से आप यहीं रह सकती हैं। मैं आजकल काफी व्यस्त हूँ, इसलिए मुझे डर है कि मैं लंबे समय तक वापस नहीं आ पाऊंगी। सू लिंग्यू मुस्कुराई और बोली, ठीक है, तो मैं यहीं रुककर यिनयिन का ख्याल रखूंगी। तांग शियू ने कहा, आपको जानबूझकर घर पर रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रेस्टोरेंट की चिंता है तो जब मन करे जाकर देख लीजिए। उदाहरण के लिए यिनयिन की सुबह की पढ़ाई खत्म होने के बाद
उसे रेस्टोरेंट में खेलने ले जाइए। उसका हमेशा घर पर रहना उसके लिए अच्छा नहीं है। सू लिंग्यू मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है, चिंता मत करो। तांग शियू ने सिर हिलाया, फिर अपने साथ लाई हुई चीजें उठाईं और दूसरी मंजिल पर बने अध्ययन कक्ष में चला गया। अध्ययन कक्ष में काफी कीमती सामान था और कुछ देर सोचने के बाद तांग शियू ने एक बड़ी तिजोरी खरीदने का फैसला किया। इंटरनेट एक बेहतरीन चीज है और तांग शियू हाल ही में व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल करने के आदी हो गए हैं। ऑनलाइन खोज करने के बाद उन्होंने अपनी आधी ऊंचाई वाली एक बड़ी तिजोरी चुनी और अपना फोन रखने से पहले ऑनलाइन लेन-देन पूरा किया। दोपहर के भोजन के बाद तांग शियू ने नानझा शहर छोड़ दिया और अपनी खरीदी हुई परित्यक्त शराब की भट्टी तक कार से गए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। कई जर्जर कारखाने की इमारतें ध्वस्त कर दी गई थीं और शराब की भट्टी के फाटकों से ट्रक लगातार आ जा रहे थे। इस पैमाने को देखते हुए जमीन का एक टुकड़ा खरीदकर एक नई वाइनरी बनाना बेहतर होगा। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और स्कारफेस की आंख का फोन नंबर डायल किया। मालिक, फोन पर स्कारफेस की आंख की झिझकती हुई आवाज सुनाई दी। तांग शियू ने कहा, मैं शराब बनाने की भट्टी के द्वार पर हूँ। तुम कहाँ हो? स्कारफेस की आंख ने कहा, मैं अंदर हूँ। कृपया एक पल रुकिए, बॉस, मैं अभी बाहर आता हूँ। कुछ मिनट बाद धूल से सना और पसीने से तरबतर स्कारफेस की आंख कमरे से बाहर भागा। उसके साथ दो अधेड़ उम्र के आदमी थे जिन्होंने सुरक्षा हेलमेट पहन रखे थे, जिन्हें तांग शियू नहीं पहचानती थी। बॉस, क्या आप काम का निरीक्षण करने आए हैं? स्कारफेस ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा। तांग शियू ने कहा, मैं प्रगति की जांच करने आया हूँ। वे स्कारफेस की आंख ने तुरंत परिचय देते हुए कहा, ये महाप्रबंधक कांग द्वारा भेजे गए तकनीशियन हैं। ये ली यांग हैं और ये लू वेई हैं। ये दोनों ही बहुत कुशल हैं। अगर इनकी मदद न होती तो मुझे अब भी वाइनरी के नवीनीकरण को लेकर सिरदर्द होता। मालिक, हेलो मालिक, ली यांग और लू वेई ने एक ही समय पर चिल्लाया। उनकी आंखों में हैरानी झलक रही थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शेंग तांग ग्रुप का बड़ा बॉस इतना युवा होगा। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, नमस्कार, डिस्टिलरी का काम कैसा चल रहा है? डिस्टिलरी का पूरा नवीनीकरण और प्रारंभिक कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? ली यांग ने कहा, ज्यादा से ज्यादा 2 महीनों में प्रारंभिक तैयारियां पूरी हो जाएंगी। उसके बाद हम मशीनों का परीक्षण शुरू करेंगे और शराब उत्पादन प्रक्रिया की जांच करेंगे। तांग शियू कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से सिर हिलाते हुए बोले, काम की गति बहुत धीमी है। कांग शिया से कहो कि और निर्माण दल भेजें और यह भी कि वाइनरी का नवीनीकरण आधे महीने के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। शराब का पहला बैच 1 महीने के भीतर तैयार हो जाना चाहिए। उनसे कहो कि शुरुआती दौर में पैसा खर्च करने से न डरें। एक बार शराब का पहला बैच तैयार हो जाए तो इस वाइनरी को खरीदने में खर्च किया गया सारा पैसा मैं वसूल कर लूंगा। ली यांग और लू वेई ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें तांग शियू की बातों पर कुछ हद तक अविश्वास था। स्कारफेस की आंख को तांग शियू पर पूरा भरोसा था और उसने पूरे उत्साह के साथ कहा, बॉस, मैं प्रेसिडेंट कांग को आपकी बात बता दूंगा। मैं आपके आदेशों का पूरी निष्ठा से पालन करूंगा और उन्हें निर्धारित समय के भीतर पूरा करूंगा। तांग शियू ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, मुझे अंदर ले चलो और मुझे देखने दो। अच्छा। 1 घंटे तक तांग शियू ने स्कारफेस की आंख और उसके साथियों के साथ शराब बनाने की भट्टी का निरीक्षण किया। तांग शियू इस बात से काफी संतुष्ट था कि यद्यपि भट्टी की अधिकांश इमारतें ध्वस्त करके पुनर्निर्मित कर दी गई थीं, फिर भी कुछ इमारतें उपयोग योग्य थीं। यहाँ तक कि भट्टी का कार्यालय भवन और कर्मचारियों का छात्रावास भी रहने योग्य थे। अंत में वे चारों एक ऐसे कारखाने की इमारत के सामने रुके जिसे मरम्मत की आवश्यकता नहीं थी। स्कारफेस की आंख ने समझाया, बॉस, ये कारखाना मूल वाइनरी के बाद बनाया गया था। बाहर से देखने में भले ही थोड़ा जर्जर लगे, लेकिन अच्छी तरह सफाई के बाद अंदर से यह बेहद साफ है और बिना किसी समस्या के अगले 10-8 साल तक चल सकता है। आपकी आवश्यकता के अनुसार श्री कांग ने वाइन बनाने के नए उपकरण खरीद लिए हैं। हाल ही में मैंने आपके सिखाए गए वाइन बनाने के तरीकों और व्यंजनों के साथ दर्जनों बार प्रयोग किए हैं और मैंने जो वाइन बनाई है वह बेहद स्वादिष्ट है। तांग शियू ने पूछा, क्या और भी हैं? स्कारफेस की आंख ने कहा, हाँ, 2 और जार हैं। वे यहीं इस कारखाने में हैं। तांग शियू ने कहा, चलो, मुझे भी इसे चखने के लिए ले चलो। स्कारफेस की आंख मान गया और सबसे पहले कारखाने में गया। उसने करीने से सजी वस्तुओं में से शराब का एक जार निकाला, सील तोड़ी, सावधानीपूर्वक एक कटोरी शराब डाली और तांग शियू को देते हुए कहा, मालिक, यह वह उत्तम शराब है जिसे मैंने दर्जनों प्रयासों के बाद तैयार किया है। कृपया इसे चखिए। तांग शियू ने शराब का कटोरा उठाया, एक घूंट पिया और सिर हिलाते हुए कहा, स्वाद बुरा नहीं है, लेकिन यह उस बढ़िया शराब से बहुत दूर है जिसकी मुझे उम्मीद थी। क्या तुमने इसे वाकई उसी नुस्खे के अनुसार बनाया है जो मैंने तुम्हें दिया था? स्कारफेस ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल वैसा ही। तांग शियू ने उत्सुकता से पूछा, यह अजीब है। तर्कसंगत रूप से अगर तुमने शराब को ठीक उसी विधि से बनाया होता जो मैंने तुम्हें सिखाई थी, तो शराब का स्वाद इससे कहीं बेहतर होता, बल्कि कई गुना बेहतर होता। ये सुगंधित होती और इसका स्वाद देर तक मुंह में बना रहता। आखिर गलती कहाँ हुई? स्कारफेस की आंख ने हैरानी से पूछा, मालिक, इस दुनिया में ऐसी शराब कहाँ मिल सकती है? मुझे नहीं लगता कि स्वर्ग से आए सबसे उत्तम अमृत के अलावा कोई और शराब इसकी बराबरी कर सकती है। अमृत और ओस। तांग शियू ने स्कारफेस की आंख के शब्दों में उसका नाम ध्यान से सुना और उसकी आंखें चमक उठीं। मुड़कर ली यांग और लू वेई को विदा करने के बाद उसने गहरी आवाज में कहा, शराब बनाने के लिए चावल की जगह चिपचिपा चावल इस्तेमाल करके देखो। साथ ही कुछ ताजे बांस के पत्ते ढूंढो और उन्हें पानी में भिगो दो। याद रखना, वे ताजे बांस के पत्ते होने चाहिए और उन्हें पानी में डालने से पहले अच्छी तरह धो लेना। स्कारफेस ने सिर हिलाया और कहा, मैं इसे बाद में देख लूंगा। सामान खरीदने के बाद मैं उन्हें कुछ और बार टेस्ट कर लूंगा। तांग शियू ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, स्कारफेस की आंख, मेरे अन्य व्यवसायों के लिए अल्पावधि में बहुत अधिक लाभ कमाना मुश्किल है। अभी मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरा अनुसरण करेंगे तो आप निश्चित रूप से बहुत अमीर बन जाएंगे। अध्याय 230 लोगों को उनकी कुत्ते जैसी आंखों से आंकना। स्कारफेस की आंख ने जोर से सिर हिलाया और कहा, मालिक, चिंता मत कीजिए। अब से मैं, स्कारफेस की आंख, मृत्यु में भी आपका वफादार रहूंगा। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। शराब बनाने और शराब तैयार करने के मामले में भी मैं अपना
सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। तांग शियू ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर कहा, मुझे अभी पता चला कि गोदाम के दरवाजे पर कोई पहरा नहीं दे रहा है। याद रखना, मैंने तुम्हें जो रेसिपी दी है उन्हें पूरी तरह गुप्त रखना है। इसके अलावा शराब बनाने की प्रक्रिया अलग अलग कार्यशालाओं में होनी चाहिए और तुम्हारे द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी केवल एक ही प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होने चाहिए। जब वाइनरी का नवीनीकरण हो जाएगा और बड़े पैमाने पर शराब का उत्पादन शुरू होगा तो मैं कांगशिया से बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की भर्ती करवाऊंगा ताकि पूरी गोपनीयता सुनिश्चित हो सके। स्कारफेस कियांग ने कहा, मालिक, मैं समझ गया। मैं शराब बनाने की प्रक्रिया या शराब की विधि के बारे में अपने अलावा किसी और को नहीं बताऊंगा। मैं थोड़ी देर में इस जगह की सुरक्षा के लिए किसी को तैनात कर दूंगा और वे किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे। तांग शियू ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, ठीक है, मुझे जो कहना था कह दिया है। मुझे बाद में कुछ काम निपटाने हैं, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। स्कारफेस कियांग ने तुरंत कहा। तांग शियू ने मना नहीं किया और स्कारफेस उसे वाइनरी के बाहर तक ले गया। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि वहां टैक्सी मिलना मुश्किल होगा। हालांकि उसने स्कारफेस को आगे ले जाने से मना कर दिया और 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उसे एक टैक्सी मिल गई। युवक, तुम कहाँ जा रहे हो? टैक्सी चालक ने पूछा। तांग शियू ने कहा, शिंगचिंग सेंट्रल अस्पताल। जाओ। ठीक है। टैक्सी चालक मान गया। गाड़ी स्टार्ट की और जल्दी से तांग शियू को शिंगचिंग सेंट्रल अस्पताल के प्रवेश द्वार पर उतार दिया। किराया चुकाने के बाद तांग शियू सीधे शिंगचिंग सेंट्रल अस्पताल नहीं गई बल्कि पास के एक बैंक में चली गई। उसके पास ज्यादा नकदी नहीं थी, लेकिन उसने गुयिन से वादा किया कि वह उसे कुछ पैसे देगा। तांग शियू जरूर कुछ नकदी अपने पास रखेगी ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। बैंक के अंदर वहां बहुत से लोग लेन देन कर रहे थे और पैसे जमा या निकाल रहे थे। तांग शियू ने एक नंबर लिया और चुपचाप कम भीड़ वाले कोने में इंतजार करने के लिए खड़ा हो गया। ये बैंक बड़ा नहीं था। काउंटर पर लेन देन के लिए केवल 3 खिड़कियां थीं। 1 घंटे बाद तांग शियू ने गहरी भौहें चढ़ाईं क्योंकि उसने देखा कि उसकी कतार संख्या से पता चलता है कि उससे आगे 23 लोग थे। हालांकि प्रत्येक संख्या पर ए या वी लिखा हुआ था। नंबरों के लिए केवल एक ही खिड़की थी, जबकि वी नंबरों के लिए 2 खिड़कियां थीं। इसके अलावा उनमें से एक खिड़की लगभग हमेशा खाली रहती थी। लगभग 4 बज चुके हैं और अभी भी हमसे आगे 5 लोग हैं। पता नहीं हमें और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसे लगा कि यहाँ इंतजार करना समय की बर्बादी है। उसने आज ली हुंगजी से मिलने और उस कार्यालय का जायजा लेने की योजना बनाई थी जहां वह मरीजों को देखने वाला था। उसे कल से अस्पताल में मरीजों को देखना शुरू करना था, लेकिन किसने सोचा था कि उसे बैंक में इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इस समय धूप का चश्मा पहने एक युवक टिकट मशीन के पास पहुंचा। उसने अपना उपनाम बताया और फिर अपना नंबर पुकारा जाते सुना। वह सीधे वी नंबर जारी करवाने वाली खिड़की पर गया। तांग शियू ने भौहें चढ़ाईं। उसकी आंखों में उलझन का भाव था। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने तुरंत नाम टैग पहने लॉबी मैनेजर को पहचान लिया और उसके पास जाकर पूछा, माफ कीजिए, क्या आप बता सकते हैं कि वह व्यक्ति आते ही सीधे बैंक कैसे चला गया? मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं और अभी तक मेरी बारी नहीं आई है। लॉबी मैनेजर, जो एक अधेड़ उम्र की महिला थी, ने तांग शियू की बात सुनकर कहा, मुझे अपना नंबर दिखाओ। तांग शियू ने इसे सौंप दिया। लॉबी मैनेजर ने नंबर पर एक नजर डाली और तांग शियू से कहा, आपका नंबर तो सामान्य है। वह व्यक्ति हमारे बैंक का वीआईपी ग्राहक है, इसलिए वह वीआईपी काउंटर पर जाकर अपना काम कर सकता है। अगर आप भी उसकी तरह कतार में लगने से बचना चाहते हैं तो आप हमारे बैंक के वीआईपी सदस्य बन सकते हैं। तांग शियू ने हैरानी से पूछा, मैं आपके बैंक का वीआईपी सदस्य कैसे बन सकता हूँ? लॉबी मैनेजर ने कहा, आपके खाते में कम से कम 100,000 युआन होने चाहिए और जमा की अवधि 2 महीने से अधिक होनी चाहिए। क्या पिछले 2 महीनों से आपके बैंक खाते में प्रतिदिन 100,000 युआन से अधिक राशि रही है? तांग शियू चौंक गया। फिर उसने अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं। लॉबी मैनेजर की आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी और उसने उदासीनता से कहा, चूंकि कोई है ही नहीं तो इंतजार करो। बाकी सब इंतजार कर सकते हैं तो तुम भी इंतजार कर लो। तांग शियू के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि आपके बैंक के वीआईपी सदस्य बनने के और भी तरीके होंगे, सिर्फ यही नहीं, है ना? लॉबी मैनेजर ने थोड़ी अधीरता दिखाते हुए कहा, बेशक यही एकमात्र तरीका नहीं है, लेकिन क्या आपके बैंक खाते में 10 लाख रुपये हैं? क्या आपको 10 लाख रुपये से अधिक का लेन देन करना है? यदि हाँ, तो आपको वीआईपी ग्राहक जैसा व्यवहार भी मिलेगा। ये कहते हुए कि उसने तांग शियू को बोलने का मौका ही नहीं दिया और दूसरी तरफ चली गई। तांग शियू ने गहरी सांस ली, लॉबी मैनेजर के पास गई और भारी आवाज में कहा, आपने अभी कहा कि मुझे जिस कारोबार को संभालना है वह 10 लाख से अधिक का है। लॉबी मैनेजर ने तांग शियू की ओर कुछ बार नजर डाली और फिर कहा, तो फिर नया नंबर ले लो। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीआईपी नंबर मिल जाता है लेकिन आप 10 लाख से ज्यादा का कोई लेन देन नहीं करते हैं तो वीआईपी काउंटर आपका आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। अभी अभी अंदर आया युवक अपना काम खत्म कर चुका था।